हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना, उसके पीछे की आर्ट क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली है क्या, ये समझना पड़ेगा। हम जानते हैं प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं नीचे जाएगा। तो मतलब किसी के लिए भी डेफिनेशन अलग हो सकती है। देखिए, ट्रेडिंग क्या है। तो अगर आपके जैसे अगर शॉर्ट रेट्स का एक डेटा सेट अगर आपके सामने रखा जाए तो आप कितना मानेंगे कि ट्रेड नंबर 1 में कितने आते हैं और ट्रेड नंबर बी में कितने आते हैं? देखिए, मेरे लिए ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है ना, या जो आप कह लीजिए मेरे लिए जो ट्रेडिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है ट्रेडिंग जो है बहुत पहले चली आ रही है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आज जो हम लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे या किताबों में या पोस्ट में सोशल मीडिया में, तो जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस है और जो अभी नए तरीके के जो सारी नई चीज़ें नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्या इस दोनों सेम ही है? उसको रीब्रांड करके नई तरीके से पेश करा जा रहा है या फिर इसके अंदर भी कुछ फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं? जैसे कि हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसीज को आजकल सुनते हैं, और हम में से अधिकतर लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो वर्ड पहली बार 2008 में यूज़ किया सतोशी नाकामोटो ने। बट एक्चुअली में क्रिप्टो वर्ड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अगेन बहुत ही स्पेशल है। वो चार्ट्स में कैसे स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, कैसे उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स वो पढ़ते हैं, तो हम लोग चार्ट्स में कैंडलस्टिक्स कैसे बन रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करके कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय एंड चार्ट्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अगेन बहुत ही स्पेशल है। वो चार्ट्स में कैसे स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, कैसे उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स वो पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आज उन्होंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो हम लोग चार्ट्स में कैंडलस्टिक्स कैसे बन रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जो आज के हमारे गेस्ट है वो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, 1,70,000 लोगों को वो रेगुलरली अपने चैनल पे बताते हैं और साथ ही साथ में ही इज अ सेबी आ रहे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम प्रियंक भाई। प्रियंक भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इनविटेशन दिया अपने चैनल पर। प्रियांक भाई, आप यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, निफ्टी ऑप्शंस एंड निफ्टी ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो, और आप सेबी आरए भी हो। सो क्या फर्क है उन लोगों में, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में और एक हल्के सेटअप्स में मेजॉरिटी में फर्क क्या होता है? क्योंकि सब मार्केट को एक ही तरीके से देख रहे हैं, ट्रेड हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, दुनिया में सब जगह ट्रेड पढ़ाया भी जा रहा है, बट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना, उसके पीछे की आर्ट क्या है? और बाकी मैं आपको बताऊं, देखो, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली है क्या, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि एक ही चीज़ का मतलब ना आपके लिए अलग अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। हम जानते हैं प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं नीचे जाएगा। तो मतलब किसी के लिए भी डेफिनेशन अलग हो सकती है। देखिए, ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, चांसेस बेसिकली, कि भाई कितने चांस है इसके होने के। मैं इसको बोलता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करते हो किसी भी स्टॉक को, चाहे फंडामेंटल चाहे टेक्निकल, आप एक्चुअली उसके इर्द गिर्द एक कहानी बनाते हो कि भाई मेरी कहानी के हिसाब से, मान लीजिए किसी को पैटर्न पसंद है, ये हेड एंड शोल्डर बन गया। किसी को फ्लैग्स पसंद है, ये फ्लैग बन गया। किसी को स्मार्ट मनी कंसेप्ट पसंद है कि ऑर्डर ब्लॉक से पंप हो रहा है। किसी को लग रहा है लिक्विडिटी कंसेप्ट, किसी को लग रहा है वाइकॉफ साइकिल, राइट? तो आपने अपनी एक कहानी उसके चारों तरफ बुनी है। अब उस कहानी के आपने जो नियम तय करे थे, अगर वो सारे नियम फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और अगर वो नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो आपको अपनी कहानी पे कितना भरोसा है, सारा खेल इसी बात का है। नहीं ब्रो, टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, आपका टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है? क्या आप जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट यूज करते हो, अगर वो चार्ट में दिख जाए तो क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपके लिए? या तो इसको एक दूसरे तरीके से पूछा जाए आपसे, इंस्टीट्यूशंस जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की भाषा में जो आपने बताया जो नियम है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ये नियम होने चाहिए, तो उनके क्या नियम है? ठीक है, सो देखिए, मेरी जो ट्रेडिंग है वो मोस्टली स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के अराउंड घूमती है। पूरी उस पर नहीं घूमती, लेकिन बहुत हद तक उस पर घूमती है। और उन कंसेप्ट्स के हिसाब से मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो है जहां पर लोग ट्रैप हुए हों अपने पोजीशन के अंदर। जब भी प्राइस एक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां पर अधिकतर लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उसका एक बहुत बेसिक सा तरीका, जरूरी नहीं कि आपको एसएमसी आता हो, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी हम लोगों को पता है स्टॉप लॉस हंट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ये सब ना, सबके नाम अलग अलग हैं चीजें एक ही, मैं ऐसा बोलता हूँ। तो जहां पर फेक आउट्स होते हैं, जहां पर स्टॉप लॉस हंट होते हैं, या आप उसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं एसएमसी के हिसाब से, जहां पर ये होता है
वहां मेरे लिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेटअप हाईएस्ट होती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली है क्या कि किसी ने बहुत सारे ऑर्डर्स एक जगह पर रखे हुए थे क्योंकि वो दूसरे तरफ जाना चाहता था। अब देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ प्लीज, क्योंकि मुझे लगा कि वियर भी कंफ्यूज हो गया कि ये लिक्विडिटी वर्ड क्या है। आप इस तरह सोचिए, मान लीजिए आप बाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इस जगह पे आएगा तो ये सपोर्ट लेवल है। आपने अलग अलग तरीके से वो सपोर्ट लेवल खींचा हो सकता है, आपने कोई इंडिकेटर यूज किया होगा किसी भी रीजन से। अब आप सोचिए हम 3 लोग बैठे हैं रूम में, हम ही 3 ट्रेडर हैं। आप भी बाई करना चाहते हो, मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी बाई करना चाहते हो, आप भी बाई करना चाहते हो 100 क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो। मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मैं बाई करना चाहता हूं 200 क्वांटिटी, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, हम तीनों ही लोग बाई करना चाहते हैं तो क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगी? नहीं, हमको किसी को तो सेल करना पड़ेगा, किसी को तो सेल करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब आप छोटी सी बात सोचिए, अगर आपने बाई किया, आपने भी बाई किया, तो हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर है। अगर आपने बाई किया है, स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर है। बिल्कुल। अगर प्राइस आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे तो आप बायर हुए कि सेलर? प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे तो हम सेलर हो गए। करेक्ट। हाँ। आप थे तो बायर, लेकिन आप मजबूरी में सेलर बन गए। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपने 100 और आपने 100 सेल कर दिए, वो मैं बाई कर लूंगा, मुझे बायर मिल गए। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमारा सेल ऑर्डर आपके बाय ऑर्डर का कंफर्म, मेरा बाई ऑर्डर का काम कर गया। तो जब आपका स्टॉप लॉस किसी और के लिए बाई ऑर्डर का काम कर रहा है, अब ये चीज 2 और 1 आदमी ना सोच के हजारों करोड़ों के नंबर्स में सोचिए। जब प्राइस बहुत सारे लोग बाई करना चाहते थे लेकिन अचानक से गिर जाए और वो सारे लोग सेलर बन जाए पैनिक होकर, और अचानक से प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाए, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉर मी। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो ये जो राज आपने बताया है बड़े पैसे का, ये तो हम समझ रहे हैं, बट लेट से एक सपोर्ट है जहां पे हम लोग बाय करना चाह रहे हैं, वहां पे मार्केट आई विदाउट ट्रैप या विदाउट लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट वहीं से बाउंस लेके ऊपर चली गई। और सेकंड केस में जैसा आपने बताया कि वहां पे मार्केट आई और वहां पे नीचे आती है मार्केट, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करती है, वहां पे ट्रैप करती है, सेलर्स बायर्स को ट्रैप करती है और वहां से फिर ऊपर जाती है। तो इन दोनों केस में, फर्स्ट केस में भी इंस्टीट्यूशंस मूव कर रहे हैं पैसे, मतलब बड़े पैसा ही उसको मूव कर रहा है मार्केट, सेकंड केस में भी हो रहा है। बट आप बोल रहे कि एंट्री को सेकंड केस में इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, तो फर्स्ट केस में कौन मूव कर रहा है मार्केट को? मार्केट दोनों ही केस में इंस्टीट्यूशन मूव कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सेंटेंस बोला, लेकिन मैं तो इंस्टीट्यूशन को जानता नहीं हूँ। माई ड्यूटी इज टू फाइंड देयर सिग्नेचर। एज अ एनालिस्ट मेरा जॉब ये है, ये पता करने की कोशिश करना कि इंस्टीट्यूशन मनी ने यहाँ पे बाई किया है या सेल। सही बात है। अब यहाँ पे मुझे 3 चीजें पता चल सकती हैं, 2 नहीं 3। पहला, मुझे पता चल जाए कि उसने बाई किया है। दूसरा, मुझे पता चल जाए कि उसने सेल किया है। और तीसरा, मुझे पता ना चले कि उसने क्या किया है। हाँ, तीनों चीजें हो सकती है। तीनों चीजें हो सकती है। अब जब मुझे नहीं पता है कि उसने क्या किया है, तो वो मेरे लिए लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हुआ। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि प्रोबेबिलिटी तो वो है ना जहां पे आपकी कहानी मैच कर जाए। अब जब मुझे मेरी कहानी वहां मैच कर ही नहीं रही है, तो फिर मैं वहां पर क्यों एंट्री लूंगा? तो वो मेरे लिए लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, वो मेरे लिए एक मिस ट्रेड है। लेट इट गो। सो यानी केस नंबर 1 की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पे आप एंट्री नहीं मारेंगे, आप उसको मिस ट्रेड की तरह ट्रीट करेंगे। केस नंबर 2 में आपके नियम, आपकी कहानी के अनुसार इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आप वहां पे उनके फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बड़े लोगों की, इसलिए आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। करेक्ट। तो अगर हम लोग देखा जाए, तो आप इतने समय से ट्रेड कर रहे हो, लगभग 2017-18 से आप ट्रेड कर रहे हो, तो दोनों केस आपको मिलते होंगे। तो किसकी ट्रेड्स मतलब ज्यादा मिलती होंगी? जैसे आप दोनों को लॉक करते होंगे कि भाई ये ट्रेड थी, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ और मार्केट ऊपर चली गई मेरे बिना, और ये ट्रेड थी इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ और मैंने ट्रेड ले लिया और मेरे साथ मार्केट ऊपर गई। तो अगर आपके जैसे अगर 100 ट्रेड्स का एक डेटा सेट अगर आपके सामने रखा जाए, तो आप कितना मानेंगे कि ट्रेड नंबर 1 में कितने आते हैं और ट्रेड नंबर सेटअप बी में कितने आते हैं? देखिए, मेरे लिए ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है ना, या जो आप कह लीजिए मेरे लिए जो ट्रेडिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है लेस इज मोर। कम ही ज्यादा है। अगर मुझे डेली बैठकर सुबह से लेकर शाम तक 5 दिन में लगातार बैठता हूं और 5 दिन मुझे अगर सिर्फ एक ही ऐसा सेटअप मिलेगा तो मैं एक ही बार ट्रेड करूंगा। अगर मुझे 5 दिन में 50 बार ऐसा सेटअप मिलेगा तो मैं 50 बार ट्रेड करूंगा। तो मेरा सिस्टम जो है वो मुझे ये कहता है कि जब आपको लगे कि ये चीज हाई प्रोबेबिलिटी में है, आपके नियम फॉलो कर रहे हैं, तो एंट्री करो, नहीं तो बैठ जाओ। अब देखिए, मैं एक बार पढ़ रहा था, आई थिंक WD गैन को आप सब लोग जानते होंगे, गैन कंसेप्ट सब लोग जानते हैं, WD गैन, राइट? और कब वो 1900s में ट्रेड करते थे, राइट?
अब मैं उनके बारे में एक जगह पे पढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी राइट और नॉट, क्योंकि मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी है, बट उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ 55 ट्रेड्स करी है। अच्छा, और वो इतने सक्सेसफुल ट्रेडर है कि उनको आप भी जानते हो, हाँ सब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हो, और वो 55 ट्रेड में ही कामयाब बन गए। सो इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ट्रेड्स यू एंटर, क्वालिटी ऑफ ट्रेड, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले जो ट्रेडिंग है ये आज से शुरू नहीं हुई है, कई साल 100 सालों से हो रही है। पहले जापानीज ट्रेडर ट्रेड करते, जापानीज कैंडलस्टिक्स उन्होंने दिया, फिर वेस्ट में ये चीज़ फेमस हुई, फिर इंडियन मार्केट में अभी रिलेटिवली 40-50 साल का ही गेम चल रहा है। तो ट्रेडिंग जो है बहुत पहले चली आ रही है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आज जो हम लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे या किताबों में या पोस्ट में सोशल मीडिया में कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये IFBG है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें अभी नए टर्म सुन रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस है और जो अभी नए तरीके के जो सारी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्या ये दोनों सेम ही है, उसको रीब्रांड करके नई तरीके से पेश करा जा रहा है, या फिर इसके अंदर पे कुछ फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं? देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा। आप जैसे कि हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसीज को आजकल सुन रहे हैं, और हम में से अधिकतर लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो वर्ड पहली बार 2008 में यूज़ किया सतोशी नाकामोटो ने, बट एक्चुअली में क्रिप्टो वर्ड जो है वो 1992 में भी यूज़ किया गया, 1995 में भी यूज़ किया, 1989 में भी यूज़ किया। और क्रिप्टो जो एज अ टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, जो कंसेप्ट है वो पुराना है, बट वी केम टू नो अबाउट इट लेटर। वैसे ही अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसके बारे में जितना मुझे आइडिया है, सबसे पहले लैरी विलियम्स ने बात की थी 1980s में। उनसे पहले एक मैं उनको एक्स पे फॉलो करता हूँ, लिंडा उनका नाम है, मैं उनका सरनेम बोल रहा हूँ, यस। उन्होंने जो है जो कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, ब्रेकर और BMS के कंसेप्ट, वो उन्होंने 70s में डिस्कस किए थे। बट इट्स ऑल अबाउट कि आपने इसको रिफ्रेश करके मार्केट कब करना शुरू किया, राइट जब 2012-13 में माइकल ने इसको जो है रिफ्रेश करके मार्केट करना शुरू किया, बेबी पिप्स में, फॉरेक्स की एक वेबसाइट है, तो वहां से लोगों को ये कंसेप्ट इस नाम से पता चलने शुरू हुए, जितना मेरे को आइडिया है। मैं यहाँ पे कोई नॉलेज मुझसे छूट भी हुई हो सकती है। तो वैसे ही आप एक चीज समझिए कि कोई भी कंसेप्ट और नया पुराना नहीं है। जो स्ट्रक्चर ये SMC का मैं आपको बता रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर चार्ल्स डो ने भी अपनी मार्केट साइकिल में डिस्कस किया था। कब? 1900 में, जब टेक्निकल एनालिसिस की पहली बार बात हुई थी, राइट तो जब वो वॉल स्ट्रीट में अपने जर्नल पब्लिश करते थे तब भी वही बात थी। सो इट्स ऑल अबाउट, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको ना कन्विक्शन आना चाहिए। जैसे बात हुई स्टोरी वाली बात की, स्टोरी पे कितना भरोसा है, आपको जिस कंसेप्ट से कन्विक्शन आ जाए वो बेस्ट है। ओके, तो बेबी पिप्स आपने नाम लिया, 2013 में जो मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी ना, वो बेबी पिप्स पढ़ के हुई थी फॉरेक्स के अंदर पे। तो वेरी गुड वेबसाइट, बहुत कुछ सीखने को मिला उसके अंदर पे। जी सो बिल्कुल। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ SMC, तो ये यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों चीज सेम है। कन्विक्शन बिल्ड करने की बहुत अच्छी आपने बात करी, आपने ये घुमा के नहीं बोला कि यार ये नया चीज है, ज्यादा अच्छी चीज है। आपने कहा दोनों ही सेम चीज है, जिस तरीके से आपको पढ़ने में समझ में आए, जिस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करने में समझ में आए, उसको हम लोग समझते हैं। तो लेट्स गो टू द चार्ट, जिसमें हम लोग और डीप तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पूछेंगे लोगों से, जो मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, वो लोग बोलेंगे कि भाई प्रियांक भाई की ब्रेड बटर स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है। आधे लोग आपको मिल जाएंगे कि प्रियांक भाई की जो EMA 21 वाली स्ट्रेटजी है वो सबसे इजी है और मेरे को तो उसी से मजा आ रहा है। और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियोस को सीखने के बाद बोलेंगे कि हमारा तो दिमाग ही हिल गया, ऐसे भी कंसेप्ट हो सकते हैं। सो मैं यही बोलता हूँ कि भाई मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ ट्रेंड लाइन से पैसा कमा रहे हैं, मैं सिर्फ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ ऑर्डर बुक देखकर पैसा कमा रहे हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल्स देख के पैसा कमाते हैं। सही बात है, सही बात है ना। तो अगर ये कहे, अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पता है सबको अपना सामान बेचना है, तो बोलते हैं ये वाला कंसेप्ट बेस्ट है, ये वाला कंसेप्ट बेकार है। तो मेरा वही रहता है कि भाई आपको क्या समझ में आ रहा है ना। देखो, आपको हो सकता है रसगुल्ला पसंद है, किसी को हो सकता है मैसूर पाक पसंद है, किसी को गाजर का हलवा पसंद है। तो आपको क्या पसंद है आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें मजा आ गया वही बढ़िया है। ट्रेडिंग में कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता। तो आपके लिए जो स्वीट पॉइजन है, रसगुल्ला है कि मैसूर पाक है कि रसमलाई है, क्या है आपके लिए ट्रेडिंग में? वही स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे जो नॉर्मल सेटअप्स हैं, इंडिकेटर वाले सेटअप्स हैं या नॉर्मल ब्रेकआउट वाले सेटअप्स भी जो ट्रेड करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का तड़का रहता है, SMC का तड़का रहता है, तभी मैं वो यूज करता हूँ। चलो लेट्स गो टू देम, वेरी एक्साइटेड SMC के बारे में सीखने के लिए। लेट्स गो टू द चार्ट। श्योर।
ऐसा हुआ है कभी कि ब्रेकआउट पे स्टॉक खरीदा हो और अगले ही मोमेंट उस स्टॉक में फंस गए हो? यही गलती 90% ट्रेडर्स करते हैं। टॉप और बॉटम पे स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं और क्या होता है, वो फंस जाते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं डार्क 50 बैंड जोन की, कि सही लोकेशन पे प्राइस आए तब जाके हम उस ट्रेड में एंटर हो, क्योंकि यहीं पे मिलती है डिसिप्लिन और हाई प्रोबेबिलिटी की एंट्री। और यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट रूल्स के साथ अपने वेबिनार में। डार्क 50 बैंड्स के सारे रूल्स सीखने के लिए ज्वाइन करें हमारे वेबिनार को। उसके साथ में आपको मिलेगा 7 दिन के लिए डार्क 50 बैंड्स इंडिकेटर का एक्सेस बिल्कुल फ्री। लिंक इज इन द बायो। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि मेरा जो तरीका होता है यूजुअली जो ट्रेड करने का, एनालाइज करने का जो तरीका होता है, मेरे लिए डेली चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हालांकि मैं किसी भी हाई टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मुझे वीकली पे लगा कि मुझे प्राइस समझ में आ रहा है तो मैं उसको बेस बना लूंगा। अगर मुझे मंथली चार्ट देखकर ये लगा कि मेरे लिए ये प्राइस बिल्कुल सही है, मुझे पता है कहाँ से कहाँ जा सकता है, तो मैं उसको बेस बना लूंगा। बट द बेस्ट टाइम फ्रेम आई प्रीफर दैट इज डेली। वाई? एक तो डेली टाइम फ्रेम की खास बात क्या है कि आप उससे इंट्राडे कर लो, आप उससे जो है स्विंग ट्रेडिंग कर लो, और या फिर स्विंग स्कैल्पिंग कर लो, एक बीच का चीज की 1-2 दिन वाली ट्रेड चल जाए। क्यों? क्योंकि देखो सीन क्या होता है, देखो हम लोग मार्केट के अंदर कभी स्टॉप लॉस होता है, कभी टारगेट होता है, तो एक दिन खुश होते हैं, किसी दिन दुखी होते हैं। वो जो इमोशन होता है वो ओवरनाइट बदल जाता है। जब आप अगले दिन मॉर्निंग में आते हो तो एक्चुअली में आपका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश होता है। सही बात है। लेकिन अगर मॉर्निंग में मान लीजिए आपने, मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए, अब चाहे मैं 1 घंटे का ब्रेक भी ले लूं, दोपहर में भी मेरे को पता है कि मेरा आज इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, सेकंड हाफ में वो नुकसान हो जाता है। रीजन बीइंग इमोशंस कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब देखो सब बोलते हैं कि इमोशन कंट्रोल कर लो, और मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे अंदर ब्लड बह रहा है, मैं भी हार्ड मास का ही बना हुआ आदमी हूँ, तो हाउ कैन आई कंट्रोल माई इमोशन? अगर मैं अपने इमोशन पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा तो मैं तो एकदम रोबोट बन जाऊंगा। तो वी कैन एक्चुअली लर्न डिसिप्लिन, बट वी कांट कंट्रोल इमोशंस कंप्लीटली। ये फैक्ट है। कोई भी आदमी हो 2 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल हो, उसने अपना प्रॉफिट्स करोड़ों में भी कमाया हो, इट मे हैपन विद हिम टू कि वो किसी इमोशनल डिसीजन की वजह से काफी बड़ा लॉस कर ले। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है ना। अब तुझे विराट कोहली कितना स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता होगा, कंट्रोल करता होगा, इतने साल नंबर 1 टेस्ट में रहा, लास्ट के 4-5 साल मुश्किलों का सामना करना पड़ा, है ना। तो सबके साथ होता है, दिस इज अ स्किल गेम। तो अब डेली चार्ट में ऐसा होता है, कम से कम इमोशन रीसेट हो जाते हैं, मेरे भी और मेरी तरह सामने वाले के भी, जिससे मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी है, राइट। तो इसलिए डेली चार्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही सही दिख रहा है, जिससे कि आप लोग एक्चुअली स्मार्ट कंसेप्ट की अहमियत समझ पाओगे, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे प्राइस जो दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। पेन लेते हैं। अब आप देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चला, करेक्ट, और ऊपर चलने के बाद वापस नीचे आ रहा है, राइट। अब इसके पीछे पूरी कहानी समझने में तो देखो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, और स्पेशली जो हमारे व्यूअर हैं वो एक बार में समझ सके कि बेसिकली इस कंसेप्ट को मैं क्या उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझो कि प्राइस ने पहले जितने भी लोग यहाँ के ऊपर बायर बने होंगे, करेक्ट, इस लेवल के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पर बायर बने होंगे, उन सब लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, दे थॉट की ब्रेकआउट आ गया, वो बाई करके होल्ड कर रहे हैं, राइट। अब जो वो लोग बाई कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अगर आपको इनको ट्रैप करना है, अब देखो कुछ लोग होंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, वो तो अपना स्टॉप लॉस यहीं चिपका लेते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा दम रखते हैं, वो थोड़ा दूर रखते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे इस पूरे मूव के, जहां के बाद मतलब अच्छे से अच्छा बंदा भी ये कहता है कि भाई इतना तो मैं नहीं होल्ड कर सकता। वो जगह होती है यूजुअली स्विंग लो, या जहां से मूव शुरू होता है, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी होगा, उसने यहाँ बाई किया हो, यहाँ बाई किया हो, रेड कैंडल में या ब्लैक कैंडल में बाई किया हो, यहाँ बाई किया हो, अब उसने स्टॉप लॉस यहाँ तो लगाया ही होगा ना, मतलब यहाँ पे वो बोल देगा कि ट्रेंड बदल गया। एक बेसिक कंसेप्ट आदमी के दिमाग में ये आ जाता है, राइट। तो जब मार्केट ने ये ऊपर की तरफ ये मूव पूरा ये दिया, इसको मैं बोलता हूँ राउंडेड फेक आउट, और इसको मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, ठीक है। तो पूरा डिटेल तो देखिए मैं नहीं बता सकता, बस मैं नाम बता रहा हूँ, बाकी लोग सर्च कर सकते हैं, है ना। राउंडेड फेक आउट उन्हें मिल जाएगा। ये राउंडेड फेक आउट हुआ, मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ने शॉर्ट टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम में अब डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है,
करेक्ट। अब मैं इसको ना थोड़ा सा चार्ट को ना पीछे कर देता हूँ, तो ना आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम आप लाइव मार्केट में, क्योंकि यूजुअली लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि प्रीवियस मार्केट में तो यार सब सिखा देते हैं, है ना, बट हमें ये फील नहीं आ पाता कि रियल कैसा है कि नहीं है। तो चलो मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा रियल बना देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर चलते हैं, इस जगह पर चल लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए यहाँ पर अगर प्राइस चल रहा है, तो अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ लगे होंगे जी, तो मेरे लिए ऐसा जोन जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पूल होगा या सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे या सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होंगे वो इस लेवल के नीचे है। एक नॉर्मल इंसान के लिए सपोर्ट लेवल है। जो बंदा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को नहीं समझता उसके लिए सपोर्ट लेवल है, और उसको पता है जैसी प्राइस इसको टेस्ट करेगा मैं बाई करूंगा या इसके आसपास आएगा मैं बाई करूंगा। अब इसी बीच में आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है और अच्छी खासी बड़ी कैंडलस्टिक है, राइट। अब ये कैंडलस्टिक लगता ही अधिकतर लोगों को ये दिमाग में आ जाएगा कि भाई बुलिश इनगल्फिंग बन गई या कुछ भी, नाम मैं गलत ले सकता हूं, मैं यूज नहीं करता कैंडल पैटर्न्स, तो वो लगेगा कि यार अब मैं बुलिश हो गया हूं, मैं बाई कर लेता हूं, राइट। एक आदमी ये हुआ, लेकिन अगर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझता हूं तो मैं करूंगा फेयर वैल्यू गैप का यूज। अच्छा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है 3 कैंडलस्टिक्स के बीच में बचा हुआ गैप बेसिकली, ठीक है। तो मेरे लिए यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है ये। अब आप सोचिए, देखिए अब यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें अधिकतर लोग मुझे पता है गलत जवाब देंगे जो देख रहे हैं। आप लोग जो भी लोग देख रहे हो ना, एक बार कमेंट कर देना कि आप लोगों का सवाल सही था कि नहीं। मैं 3 सेकंड का पोस्ट दूंगा, उसमें सब कमेंट कर देंगे पोस्ट करके वीडियो। ट्रेड के 3 एलिमेंट होते हैं मेनली, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री। सबसे पहले क्या देखना चाहिए चार्ट में? 3 सेकंड दे रहा हूं मैं, 1 स्टॉप 2 3। स्टॉप लॉस, राइट। आपको क्या लगता है? स्टॉप लॉस, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? टारगेट। हमेशा ध्यान रखना जो पहला एलिमेंट आपको देखना चाहिए वो होता है टारगेट। रीजन बीइंग, अब आपको लगेगा यार ये कैसी बात बोल रहा है कि जो है टारगेट देखना चाहिए। देखो आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप एक चीज सोचो, आप मार्केट में गए, कोई भी सामान खरीदने गए, गोल्ड, चांदी, प्लॉट, जमीन, रियल एस्टेट, कुछ भी खरीदने जाओगे, उसको कब खरीदोगे? जब आपको ये उम्मीद होगी कि ये महंगा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो नीचे गिर सकता है, सस्ता हो सकता है, आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, राइट। जब आप किसी ट्रेड में जाते हो, जब तक आपको यही नहीं पता कि ये स्टॉक महंगा होने वाला है कि सस्ता, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? तो किस तरफ जा रहा है? एग्जैक्टली। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है। अगर मुझे लग रहा है प्राइस ऊपर जाने वाला है तो मैं बाई की ट्रेड देखूंगा। अगर मुझे लग रहा है प्राइस नीचे जाने वाला है तो मैं सेल की ट्रेड देखूंगा। तो आप बेसिकली अपना टारगेट पहले फाइंड आउट करते हो कि कहां तक आपका टारगेट होता है। ये होता है सही तरीका एनालिसिस करने का। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, आपने तो फिर भी स्टॉप लॉस बोला, मैं फिर भी सही बोलूंगा, अधिकतर लोग लिखेंगे एंट्री। पहले एंट्री बना लेते हैं, ही चार्ट खोला नहीं, सीधा बाई मार दिया। अब वो नीचे जा रहा था तब भी बाई कर दिया, गड़बड़ कर ली ना। फिर एंट्री लेने के बाद पूछते हैं स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, फिर कमेंट करते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम, ट्विटर पे जाके लोगों से पूछते हैं कोई टारगेट बता दो, कोई स्टॉप लॉस बता दो। ये गलती नहीं करनी, पहले टारगेट पता करो, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे भी समझाते हुए चलूंगा। अब मैंने आपको जो कहानी बताई, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में पॉडकास्ट से कि मैं कहानी बनाता हूँ। मैं गलत हुआ मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं सही हुआ तो भाई मेरा टारगेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज मैंने फाइंड आउट करी मेरा टारगेट। चार्ट खोलते ही मैंने क्या चीज फाइंड आउट करी? टारगेट। मैंने आपको अपना टारगेट क्या बताया कि कहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा लगे हुए हैं? यहाँ पर। तो जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हैं, मैं ऐसा बोलता हूं कि जो ये प्राइस होता है ना किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का, उसको पैसा पसंद है, अट्रैक्ट करता है उसको। जहां ऑर्डर लगे हैं वही उसके लिए मैग्नेट है, वही उसके लिए मैग्नेट है, वहीं पे वो चलेगा कि भाई मेरे को पैसे की तरफ जाना है। तो अब आप बताओ, अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हैं तो मेरे हिसाब से प्राइस कहाँ जाना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, नीचे जाना चाहिए ना, इस ब्लू लाइन के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जी। सीधी सी बात है, मेरा टारगेट निकल के आ गया, मेरे दिमाग में मेरा टारगेट आ गया कि प्राइस वहां तक जाना चाहिए। तो अब मैं जिस भी दिन ट्रेड करूंगा यहां से, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता, मैं कौन से सेटअप्स देखना शुरू करूंगा? सेल सेटअप्स। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लॉन्ग वाले सेटअप होंगे कि शॉर्ट वाले? शॉर्ट वाले। तो आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे पता चलता है। मेरी कहानी के हिसाब से जब भी मुझे मौका लगेगा मैं शॉर्ट का सेटअप देखूंगा और बाई के सेटअप इग्नोर करूंगा। ठीक है, हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे, बट अभी आप इसको ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है जी। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करना। तो मतलब क्या है कि प्राइस वापस इस एफवीजी को टेस्ट करने आ सकता है नीचे गिरने से पहले,
क्योंकि वो यहाँ पे जो भी इनएफिशिएंसी है प्राइस में उसको एफिशिएंट करना चाहता है। भाई देखिए, इनएफिशिएंसी किसी को पसंद नहीं आती। भाई मेरे शर्ट के बटन का एक बटन खुला हुआ आपको भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। इनएफिशिएंसी थी ना, उसे हमने एफिशिएंट कर लिया। वैसे ही प्राइस को भी एफिशिएंट करना है मार्केट को। तो मैंने अपनी स्टोरी क्या बनाई कि मैं पहली बात तो बेयरिश हूँ। अब इतनी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक है, लोग बाई करने में आ गए होंगे, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बाई कर रहे होंगे। तो मैं शॉर्ट कहाँ लूँ? एक तो प्राइस जब 3 दिन से लगातार गिर चुका है, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो मैं लेट शॉर्टर हुआ, मैं बहुत लेट शॉर्ट कर रहा हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया नहीं बन रहा। तो व्हाट आई विल डू कि अगर मुझे ट्रेड जो है वो यहाँ से इस एफवीजी में मिल जाए और मैं इस तरह से शॉर्ट प्राइस को जाऊं, ये मैंने अपनी कहानी बना ली। ठीक है। मुझे नहीं पता एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप जाके अगर किसी से भी कोर्स सीखने की कोशिश करोगे तो एक तो पहली बात, सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जो सिखाने वाले मिले वो चार्ज भी अच्छा खासा करेंगे। एक फ्री का जुगाड़ है, बता देता हूँ। एक होल्ड विद प्रियांक चैनल है, उसमें मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा एसएमसी फ्री सिखा रहा हूँ, सबके लिए ओपन है, और सीखने के लिए मेहनत चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो वहां से लोग सीख सकते हैं, एक बढ़िया चैनल है। सो मेरा कंसेप्ट ये रहेगा कि फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आई विल प्लान कि वो मेरा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। नहीं आता है, बीच में कोई सेटअप मिला शॉर्ट करने का, तो मैं शॉर्ट तो कर दूंगा, बट वो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा मेरी कहानी के हिसाब से। अब पहला एलिमेंट क्लियर हो गया आपको, टारगेट। दूसरा चीज होना चाहिए आपको, जो पता होना चाहिए वो है स्टॉप लॉस। ठीक है, एंट्री नहीं, दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस, कि भाई मेरी ये कहानी गलत कहाँ होगी, जाएगी कहाँ और फिर गलत कहाँ हो जाएगी, इनवैलिडेशन। भाई मैंने बोला कि भाई कल बारिश होगी, लेकिन कितने बजे तक बारिश का वेट करूं? अगर मैंने पूरे दिन बारिश का वेट किया फिर तो रात हो जाएगी, फिर तो दिन ही खराब हो जाएगा। तो हर एक चीज में आपका इनवैलिडेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बस कि भाई मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन अगर मार्केट नहीं गिरी, मैं गलत हुआ, तो ऐसा थोड़ी सारा पैसा खो दूंगा। तो अपना इनवैलिडेशन पता करना। तो जो फेयर वैल्यू गैप का स्टॉप लॉस होता है वो इस लेवल के आसपास होगा आपका, तो वो मैं फेयर वैल्यू वाले कंसेप्ट में समझाता हूँ। उसके हाई पे होगा? एग्जैक्टली, एकदम हाई पे होगा, बिल्कुल इस हाई पर होगा। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होंगे जी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी। तो अगर प्राइस यहाँ चला गया इसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैं गलत था ना। मैं गलत था कि प्राइस जो है नीचे आने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरा इनवैलिडेशन हो गया। अभी ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं है, ये मेरी स्टोरी का इनवैलिडेशन है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक आई एम अ सेलर। आई एम ए सेलर, मतलब वो जो आप समझ रहे थे ना कि मैं डेली शॉर्ट करूंगा, तो मैं कब तक प्लान करूंगा जब तक मेरा ये इनवैलिडेट नहीं है। ठीक है, आप समझ मेक मैंने अपना इनवैलिडेशन बता दिया, राइट। अब तीसरा चीज मेरा क्या है, ट्रेड प्लान, एंट्री। और वो मैंने आपको क्या बता दिया, इसी कहानी में बता दिया कि जब मार्केट एफवीजी में आएगा तो मेरी बेस्ट पॉसिबिलिटी है सेल करने की। ठीक, मैंने अपनी ये पूरी कहानी तैयार कर ली डेली चार्ट पर। जब तक मुझे किसी चार्ट में इतनी प्लानिंग नहीं पता है, मैं आगे ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ठीक है, दिस इज अबाउट कि आप हवा में तीर चला रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मैंने तीनों चीजें कैसे कर ली। एक बार तो मैंने कहानी बनाने में कर ली, अब मैं ट्रेड सेटअप का वेट करूंगा कि बनता है कि नहीं बनता है। अब अगला दिन आएगा मार्केट का, तो ऑब्वियसली आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओगे। तो लेट्स सपोज कि मैं 15 मिनट पर चला जाता हूँ। ठीक है, यूजुअली 15 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें लोग पसंद करते हैं स्कैल्पिंग करना भी, स्विंग करना भी, तो वही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मेरा एफवीजी बड़े टाइम फ्रेम से है, मेरे पास पता है, करेक्ट। अगेन थोड़ी सी 1 मिनट और बीच में मांगूंगा कि एफवीजी हमने यहीं पे क्यों बनाया, उसका क्या लॉजिक है? क्योंकि वो 3 कैंडलस्टिक के बीच की इनएफिशिएंसी होता है, डेली से बोलते हैं एफवीजी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, 3 कैंडल की मैं आपको बताता हूँ वापस से, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। अभी आपको नाम क्लियर हो गया, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वापस से आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ एफवीजी होता क्या है बेसिकली। अब आप देखो, जब एक कैंडलस्टिक क्लोज होती है, अगली ओपन होती है, बीच के इस गैप को आप ओपनिंग गैप बोलते हो। यस, ओपनिंग गैप कि भाई कैंडल के ओपन होने की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ, ओपनिंग गैप। क्लियर। अक्सर लोग गैप बोल देते हैं खाली, क्योंकि उनको लगता है एक ही गैप है, बट एक्चुअली में गैप कई तरह के होते हैं, वॉल्यूम गैप, ऑर्डर गैप, ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो कई सारे होते हैं। तो ये आपका गैप हो गया, ओपनिंग गैप। अब अगर आप देखोगे यूजुअली प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने आप को बैलेंस करते हुए चलता है। कैसे? देखो, इस कैंडल स्टिक से आप थोड़ा सा नजर लगाना, हम इस ग्रीन कैंडल पे आ जाएंगे, यहां से समझो आप,
मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से समझना। ये कैंडलस्टिक बनी, ग्रीन कैंडलस्टिक आपको दिख रही है, फिर एक डाउन क्लोज कैंडलस्टिक दिख रही है जी। जब अगली कैंडलस्टिक बनी तो इस कैंडलस्टिक के हाई ने इस ग्रीन कैंडलस्टिक के लो को ट्रेड किया। आप देखो ऐसे सही बात है। हाँ। किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर प्राइस एक्शन कैसे चला होगा? ये ग्रीन वाली कैंडल में ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, करेक्ट। तो प्राइस ने ये जो लो था, इस लो को ऐसे टेस्ट किया कि नहीं किया? किया। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है। देखिए, बाई साइड, सेल साइड, बाई साइड, सेल साइड, एक दूसरे को टेस्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अगली कैंडलस्टिक देखते हैं कैसी बनी। अगली कैंडलस्टिक का हाई बना तो पिछले लो को टेस्ट किया कि नहीं किया? कर दिया। फिर बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक में आप देखना, ये तीसरी कैंडलस्टिक का हाई और इसका लो टेस्ट हो गया आपस में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्रीन कैंडलस्टिक का हाई और इस ग्रीन कैंडलस्टिक का लो टेस्ट हो गया आपस में, हो गया, राइट। तो ये पूरा प्राइस एक्शन बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे अगेन नीचे आ गया तो वो बैलेंस हो ही गया होगा क्योंकि वो ग्रीन गई थी। अब आप देखो यहाँ पर इस कैंडलस्टिक के हाई ने इस कैंडलस्टिक के लो ने, ग्रीन वाली के लो ने इस ब्लैक कैंडलस्टिक के हाई को टेस्ट नहीं किया। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसको भी हमको मार्क करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। तो यानी आपका फेयर वैल्यू गैप का जो विड्थ बढ़ जाएगी। नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल आप मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक। अगेन आपको दिख रहा है ये कैंडलस्टिक का लो और इस कैंडलस्टिक के हाई ने टेस्ट नहीं किया, तो अगेन दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, ओके, ठीक है। अब आपको याद होगा, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे तो दो फेयर वैल्यू गैप लगातार हो गए, ये वाला एक ये वाला, इसीलिए मैंने इनवैलिडेशन कहाँ रखा था? ऊपर वाले। अगर इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ऊपर आया तो मैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लूंगा। अगर ये भी भर गया तो फिर मुझे पता है कि इनवैलिड होने वाला है प्राइस। तो यानी तीन कैंडलस्टिक्स अगर अपने हाई लो को अगर तीन कैंडलस्टिक्स से हाई लो के बीच में अगर गैप दिखता है तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एग्जैक्टली, वो तीन बुलिश कैंडल मतलब ऊपर जाते हुए भी हो सकता है और नीचे आता भी। कैंडल के कलर से, क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट दे हैव टेस्टेड और नॉट। वो जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे टेस्ट हुआ है कि वो टेस्ट हुआ कि नहीं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। 100%, वेरी गुड। एंड दिस इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बट एक्चुअली दिस इज इन ऑल कंसेप्ट, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सीखा कि नहीं सीखा? दैट इज द सेम थिंग। और रीटेस्ट कंफर्मेशन देता है एग्जैक्टली बैलेंसिंग की, बट जब बैलेंस ही नहीं हुआ तो मतलब बैलेंस पेंडिंग है। बिल्कुल। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बाहर ये बैलेंसिंग का कंसेप्ट है ही नहीं। अच्छा, याद करने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इस केस में जो आप यहाँ पे हम लोग बीजी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर पुराने तरीके से करें तो दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट लेवल जहाँ पे प्राइस आता है। जैसे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो दिस इज कमिंग टू बी 618 और 50 विलेज जोन आ रहा है। बट क्या अगर वो नहीं आता तो आप उस लेवल को, उस गैप को कंसीडर करते हो? नहीं करते। मतलब फिर आपने बोला कि प्राइस 61% आ रहा है, अगर वो 38 से पंप होके चला गया तब दैट इज हाउ वी बिल्ड कॉन्फिडेंस ना, कि भाई वहां पे कहीं पुराना भाई पिछला हाई 50% पर था लेकिन प्राइस 40% से चला गया, तो जो 40% और 50% का गैप है, क्या आप उसको कभी कंसीडर करते हो? नहीं करते, किसी भी कंसेप्ट में नहीं करते। ओके, बट इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट वी डू। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को देखो, मुझे तो फिबोनाची भी आता है, मुझे ये भी आता है। व्हाई आई एम चूजिंग दिस वन? बिकॉज ये आपको कन्विक्शन देता है। ये मुझे मैंने आपको देखो, मैंने यहां से आपको बताना शुरू करा, आई कैन एक्सप्लेन एवरी कैंडलस्टिक। दिस इज समथिंग जो कोई और कंसेप्ट मुझे नहीं सिखा पाया। एवरी कंसेप्ट वाज ऑल अबाउट दिस। यहां से यहां जाएगा, याद कर लो। ये पीनेंट बना है, ब्रेकआउट आया तो रीटेस्ट आएगा, बाई कर लेना, स्टॉप लॉस लगा देना, फिर प्राइस ऊपर जाता है। क्यों जाता है? नो रीजन। अब यहां पे सोचो, मैंने आपको शुरुआत करते ही बोला कि प्राइस इस ब्लू लाइन तक आना चाहिए। मैंने आपको बोला, उसका रीजन भी दिया। सो अगर प्राइस आता है तो आई नो व्हाई इट केम देयर। बट अगर मैं एक नॉर्मल कंसेप्ट लगाऊं कि मेरा जो है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड है, ये लोअर हाई बनेगा और नीचे जाएगा फिबोनाची से, तो क्या मुझे पता है कि इस ब्लू लाइन तक आएगा? नहीं पता। फिर D1 का टारगेट आते हैं, बट देन यू डोंट नो व्हिच वन। D1 D2 127 160 अगेन देयर आर सो मेनी।
अच्छा, You are मतलब telling- you are just you are getting telling me कि जो 126 zones को आप और एक प्रिसीजन दे रहे हो, ठीक है। आप मुझे कह रहे हो सर 127 जा सकता है, या नहीं तो 150 चला जाएगा, नहीं तो 161 चला जाएगा, नहीं तो 200 चला जाएगा, नहीं तो 261 बोलेगा। मैं तो आपको इतने ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ ना। आई एम सेइंग कि दिस ग्रीन लाइन, दिस ब्लू लाइन ओनली। ठीक है, Do you see More the difference? precise and मतलब focused. बट जो SMC gives you the precision. कि इस लेवल पे यहाँ पे बड़े लोगों का पैसा। इन दैट केस ऑल्सो, जैसे अगर आप की बात करें, जैसे D1 D2 टारगेट्स होते हैं, तो उसमें भी वी बिल्ड कॉन्फ्लुएंसेस कि भाई अगर ये एक मेजर सपोर्ट है, कोई बिग राउंड नंबर है, 24,000 है, 24,500 का है, कोई भी बिग राउंड नंबर है, तो वहां पे भी बिल्ड कॉन्फ्लुएंसेस, वहां पे भी एक जोन, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से भी मतलब इन अ वे ये आपको एक प्रिसीजन आपकी स्टोरी में एक Exactly. कन्विक्शन पैदा कर रहा है, एक प्रिसीजन पॉइंट्स दे रहा है कि यहाँ पे मेरे को खत्म करना है, हमको जोन, मतलब ये इतना बड़ा जोन है तो ये छोटा जोन मेरा काम का है। देखो मैं आपको अभी यहीं पे समझाता हूँ। अगर मैंने जो है प्राइस मान लीजिए इस एफवीजी में आ जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सपोज नेक्स्ट दिन मैंने देखा वो आ गया ना एफवीजी में, जी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एफवीजी नहीं लगा रहा हूँ, तो व्हाट आई वुड हैव डन सिंपली, मैंने अपनी फिबोनाची उठाई होती यहाँ से और ऐसे लगाया होता, करेक्ट है। अब मैं इसको डिफॉल्ट मोड में कर देता हूँ, तो इसका टेम्पलेट तो ये एकदम वैसा दिखेगा जैसा नॉर्मल होता है। वो समझ रहे, 6 रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है। चलिए ये देखिए आप, इस तरह का दिख रहा है। तो अब आप देखिए इसमें 23 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 61 दिख रहा है। अब आप क्या करते हैं, ये वाला नहीं काम किया तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं काम किया तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं काम किया तो ये वाला करेगा। तो यू आर गिविंग ऑप्शंस ना। प्लान करना बड़ा टफ है, कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, कब करेक्ट है कि रुकेगा। नहीं, ये बात है। तो आप क्या करोगे, इस पे आने पे वेट करोगे, इस पे आने पे वेट करोगे, बट व्हाट आई एम सेइंग कि एफवीजी में आएगा। आप वो डिफरेंस समझ पा रहे हो जो मैं आपको कह रहा हूँ कन्विक्शन वर्ड के साथ, कि मुझे पता है कि एफवीजी में आएगा। आई डोंट केयर कि वो 40% है, आई डोंट केयर कि वो 23% है, आप आई कह डोंट रहे केयर हो कि वो 80% है। फिबोनाची से बेटर स्मार्ट और- मनी कॉन्सेप्ट्स है। नहीं, आगे- अगेन व्हाटएवर यू लाइक, आप जैसे आई डोंट कंपेयर, आई एम जस्ट गिविंग यू द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग इट एज माय कन्विक्शन। ठीक। अब अगर मान लीजिए कोई एफवीजी आपका आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, जैसे अभी इस केस में 2 एफवीजी हमारे पास पे, ठीक है, तो हम अगेन इस पे भी तो आ रहे हैं ना कि ये एफवीजी काम करेगा, ये चीज के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ। विच वन टू चूज। मतलब दैट इज there is समथिंग, a- दैट इज समथिंग you आई are कांट building a एक्सप्लेन इन story- अ सिंगल वीडियो। हाँ भाई, मतलब आप एक स्टोरी बिल्ड करो जिसपे आपका कन्विक्शन पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली। अब कोई जैसे कोई आदमी होगा केवल 50 पे लेना शुरू करेगा, कोई 618 पे लेगा, कोई 23 या 38.6 पे लेगा, तो वो जिसपे कन्विक्शन बिल्डअप हो रहा है विद देयर बैक टेस्ट, विद देयर आई चार्ट, टाइम कितना स्पेंड करा है, वो हो रहा है। मतलब बट आप एक प्रिसीजन दे रहे हो कि हाँ भाई ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बस वही चीज है, क्योंकि गेम इज अबाउट द हाई प्रोबेबिलिटी ना। अब देखो, एक आदमी है सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो सीखता है, एक कराटे सीखता है, एक कुंग-फू सीखता है तो सेल्फ डिफेंस ही ना। जी जी, Doesn't matter what route Very you nice. take. That's why in the beginning I said it's not about SMC, it's about your conviction. ट्रेडिंग SMC से नहीं होती, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस से नहीं होती, ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती, ट्रेडिंग होती है आपसे। जी। आपको कहाँ विश्वास है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। सो अभी हमने अपना टारगेट क्लियर कर लिया, करेक्ट, दूसरा हमने अपना इनवैलिडेशन पॉइंट क्लियर कर लिया, वेरी गुड। तीसरा हमने अपना एफवीजी जोन जो हमारा फेयर वैल्यू पॉइंट है, फेयर वैल्यू जोन है, वो हमने Decide कर लिया डिसाइड गैप कर यहाँ पे लिया। अगर एंट्री मिलेगा तो हमें बेस्ट एंट्री मिलेगा। अभी हम लोग 15 मिनट में चल के आपको समझा रहे थे एग्जैक्टली, अब हाँ, 15 मिनट एंट्री के लिए। करेक्ट, ठीक है। अब एक तरीका तो क्या हुआ, एक शख्स क्या करेगा कि भाई मैं तो बहुत ही सेफ ट्रेडिंग करना जानता हूँ और मैं रोज रोज नहीं बैठ सकता, मैं तो हफ्ते भर का वेट करता हूँ, ठीक है ना। वो अपना क्या काम करेगा, सिंपली जैसे ही प्राइस इस जोन में पहुंचा, देखिए पहुंचा, करेक्ट बात है, वो अपना यहीं कहीं तहीं अपनी पोजीशन बना लेगा, स्टॉप लॉस लगा लेगा। इन्फॉर्मेशन एक आदमी तो ऐसा भी कर सकता है ना, हाँ। वो बोल रहा है मैं तो 10 दिन में एक ही ट्रेड करूंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता और मैं तो स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठ जाऊंगा। लेट्स सपोज कंसीडर ऑप्शन सेलर, कंसीडर एन ऑप्शन सेलर। वो सिंपली क्या कर सकता है, उसे पता है प्राइस ऊपर गया तो भाई मेरा अकाउंट भी उठ सकता है, वो हेज कर लेगा, स्प्रेड बना लिया उसने क्रेडिट स्प्रेड बना लिया, एक्सपायरी 6 दिन बाद की है, उस बंदे ने क्या किया, अपना इनवैलिडेशन पॉइंट था ऊपर वाला, इसके कॉल सेल कर दिए, फिर हेज कर लिया कॉल बाई करके, और वो अपना इसे बैठ गया। अब हफ्ते भर मार्केट अपने जो 10 करना है पॉइंट करते रहे। अपने 10 पॉइंट मेरे को चाहिए, बस वो मुझे मिल जाएंगे। और वो अपना पूरा होल्ड करता है एक्सपायरी तक, क्या दिक्कत है भाई, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, वो अपना पूरा प्रीमियम कमाता है। हेज तो मैं हूं ही। इट्स अ वे ऑफ ट्रेडिंग ना, इट्स अ वे ऑफ ट्रेडिंग। लेट्स सपोज ये बुलिश सेटअप है और किसी को स्टॉक बाई करके छोड़ना है, you can't catch the perfect bottom, you can't catch the perfect top, so why not buy here and hold?
ठीक है. यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी सो इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू कैन जनरेट इन योर वेज. तो एक तरीका हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, अपना स्टॉप लॉस मेरा वो है, टारगेट है, वेट करेंगे. जोन छूते ही एंट्री छूते ले ही ली. entry ले ली. ठीक है. हाँ, अगेन राइट क्वेश्चन, व्हाट प्रियांक वुड भाई यू का क्या डू? method है? हाँ, आप क्या प्रियांक भाई का करोगे? क्या मेथड, उस पे आ रहा हूँ. ठीक है. उस पे आ रहा हूँ. मैंने आपको वही बताया कि एक तरीका हुआ ये, हम्म, ठीक है, जिस आदमी के पास टाइम कम है, जिस आदमी ने अपना वीकेंड पे देख लिया, बैठ के प्लानिंग कर ली थी कि भाई मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं रहता रोज देखने का, अलर्ट लगा लिया था यहाँ पे, और भाई ये दिन आया, मान लो बुधवार को दिन आया, ये उस बंदे ने जाके बुधवार को अपना खोला, जैसे अलर्ट आया अपनी पोजीशन ली, लगाया स्टॉप लॉस, अपना अपना सो गया, अपना काम कर रहा है ऑफिस का, देखेंगे 5 दिन बाद तो स्टॉप लॉस मिलेगा, तो टारगेट मिलेगा. पैसा मिलेगा. सही बात है. जी. एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग ये हो गई, ठीक है. अब दूसरे आए मेरे जैसे लोग, वही मैं बता रहा हूँ, जो पूरा दिन यही काम करते हैं. भाई अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हम लोग बाकी टाइम क्या करेंगे, सोएंगे थोड़े ही. ठीक है. तो अब मैंने देखा कि भाई मार्केट जो है एफवीजी में आ गई. सो व्हाट आई विल डू, अब आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है जो आपको यूज करना आता है, आपने वो लगाई और शॉर्ट ट्रेंड देखना शुरू कर दिया, उससे आपका स्टॉप लॉस पास आ जाएगा, आपका टारगेट आपको पता ही है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा. आपके पास कोई भी है. मैं कैसे करूंगा, मैं यही सेम थ्योरी वापस लगाना शुरू कर दूंगा. एफवीजी वाली. सेम, मुझे तो एक ही काम आता है. जो काम मैंने डेली चार्ट पे किया था वो मैं 15 मिनट में करना शुरू कर दूंगा. इसमें कैसे करेंगे भैया? अब सिंपल सा देखिए, अब प्राइस मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर है, सही बात है, प्राइस मेरे पास यहाँ पर है. थोड़ा अब- इसको हम लोग वो रिप्ले मोड में पीछे जाए क्या, जहाँ से आज यहाँ ये वाला, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट कैंडल से समझते हैं. ये मेरा सीन था हम्म। और ये मेरा एफवीजी था, तो आई वाज वेटिंग कि प्राइस जो है एफवीजी में आ जाए. अब ये ओपनिंग ही वहीं पर हो गई, ठीक है, टच हो गया भाई. हाँ. तो touch अब हो मैं गया. वेट करूंगा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, मुझे कहीं पे बीएमएस मिल जाए, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर मिल जाए, या एसएमएस मिल जाए, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, जिसे बीओएस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, या आप सोच लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड शिफ्ट हो जाए. बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है. कोई लो ब्रेक करेगा, लोअर हाई हायर लो बनाना शुरू करेगा, मैं जो है इसमें ट्रेड कर लूंगा. मेरा ही बेसिक कंसेप्ट है प्राइस ठीक है, एक्शन का. ठीक. आपके पास कोई और स्ट्रेटजी आप उससे ले लो. देखो सिंपल सी बात है. तो आई विल वेट. क्या मुझे बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं. मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ. इसमें एक छोटा सा एफवीजी दिखा ना भैया? एफवीजी नहीं है अभी, अब बना है. हाँ, यहाँ पे बन गया बिल्कुल, ठीक है. अब मेरा क्या कंसेप्ट है कि जब तक मार्केट मुझे नहीं बोलेगा कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगी. ये कैसे पता चलेगा मार्केट? भाई कोई लो ब्रेक करे कम से कम. अच्छा, ठीक है. मेरे पास सबसे पहला स्विंग लो कहाँ पर है? ये स्विंग 15 मिनट का स्विंग तो ये है. हाँ, बेसिकली ये है. अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, 5 मिनट पे होता तो मैं उसके हिसाब से दिखता है. इट्स अ चॉइस. तो ये ब्रेक होगा, उसके बाद जैसे ही कोई एंट्री सेटअप दिखेगा आई विल एंटर, क्योंकि तब मेरे Okay. पास क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा. भाई अल्टीमेट गेम तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कम करना है ना. अब ट्रेड सेटअप पूरा दिन बैठ के देखने का मतलब ये स्टॉप लॉस में वहां थोड़ी लगाऊंगा आसमान में जहां मेरा इनवैलिडेशन है. तो मैं क्या काम करूंगा, अगर ये लो ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, उसके बाद आप मान लीजिए पुल बैक ही ट्रेड करते हो, वापस पुल बैक में आया और मैं अपना ये स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा. अब आप सोचिए कि मेरे पास अगर कोई सेटअप बनता है यहाँ पे, मैं शॉर्ट पोजीशन लूं, लेट्स सपोज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ कहीं मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया थोड़ा दूरी पर, और मैंने यहाँ के लिए टारगेट कर दिया, तो मेरे पास लगभग 1.9 के आसपास का तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया मिल रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है, मैं बड़े आराम से बैठ सकता हूँ. मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए ऐसा कोई सेटअप मिला तो आई विल वेट कि यहाँ पे जो है मुझे कोई सेटअप मिल जाए, तो मैं इस लो के ब्रेक होने का वेट करूंगा. क्या ब्रेक हुआ? नहीं. तो आई विल वेट. कोई बात नहीं. जैसा मैंने आपको बोला अच्छा, था कि मार्केट कितना भी चला जाए नीचे और कितना भी ऊपर हो जाए, जब तक वो मुझे सेटअप नहीं देगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा. ये दिन खत्म हो गया, शिफ्ट मिला ही नहीं हमको ट्रेंड हमें से. मिला नहीं तो हमने ट्रेड नहीं करी. अच्छा, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम एफवीजी का कॉन्सेप्ट केवल हायर टाइम फ्रेम पे है, नहीं, किसी पर भी है. तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एफवीजी को कैसे ढूंढ रहे हैं? मतलब आप कोई एफवीजी का नीचे मतलब मैं इनवैलिडेशन आपको एक छोटी चीज बताता हूँ. एक बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, ट्रेंड इज माय फ्रेंड. करेक्ट. आप कितने भी कंसेप्ट सीख लीजिए, चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, दीज आर टूल्स टू अंडरस्टैंड द प्राइस. जी. बट अनलेस ट्रेंड हेल्प्स यू, आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बना सकते. हर एक एफवीजी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें ट्रेड एंट्री कर लेंगे. जैसे मैंने पहला चीज बताया कि अब मेरे को प्राइस तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, मुझे पहले चाहिए कि प्राइस मुझे बोले कि भाई मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हूँ. इस एफवीजी के रिएक्शन से प्राइस मुझे बोले कि मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हूँ. सही बात है. तब मैं जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा फिर मैं किसी भी एफवीजी का यूज करूंगा शॉर्ट करने के लिए.
ओके डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली करना था तो फिर बड़े वाले एफवीजी से करता ना, राइट? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर तो वहां शिफ्ट था, अभी छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ही शिफ्ट नहीं हुआ, तो एफवीजी तो दोनों साइड बनते हैं। तो आप अपना बड़ा एफवीजी यूज करके कोई छोटा पॉइंट देख रहे हो जहां पे मेरा रिस्क या स्टॉप लॉस छोटा हो जाए और टारगेट मेरा तो सेम ही है। टारगेट सेम ही रहेगा। दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। राइट, परफेक्ट। मैं तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कई बार इसी तरह से, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया होता और यहाँ पे एंट्री मिल जाती मुझे, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता, बहुत बड़ा रिस्क, एंट्री यहाँ होता, रिवॉर्ड देखो आप, बहुत बेटर रिवॉर्ड हो जाता। Exactly. 1 से 3 का भी निकलता। ऐसी ट्रेड मुझे चाहे 5 दिन में एक मिले, I'm happy. ऐसे कि नहीं है, हाँ। इसलिए मैं बोल रहा था लेस इज मोर। ठीक है, तो आई नीड की प्राइस जो है मुझे कुछ ऐसा दिखाए जिससे मैं ट्रेड कर सकूं। अब मार्केट ने इस पूरे दिन कुछ नहीं दिखाया, तो आई वाज सिटिंग कि ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग दी। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, मार्केट सीधा गिर जाए नीचे, गिर गया तो गिर गया, आई मिस द ट्रेड, नो इशू। ठीक है, अगर ऊपर आया तो आई विल लुक फॉर ट्रेड सेटअप अगेन। अब कहाँ ढूंढेंगे फिर? अब क्योंकि अगला दिन बदला तो आपको अगले दिन की प्लानिंग वापस से करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब अब वो फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए काम का नहीं हुआ? वो काम का तो है, अच्छा, बट आप थोड़ी सी प्लानिंग अपनी अलग करेंगे। क्या Okay. करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप तो आपका मेन बेस है, फेयर वैल्यू गैप को आप कुछ नहीं कह रहे। ये वाला आज का दिन मैं हटा देता हूँ, ओपन हो गया था, ये सिचुएशन मेरे पास बन गई, करेक्ट। तो अब मैं क्या काम करूंगा कि भाई मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप में मिलती है तो मुझे बेस्ट एंट्री मिलती है, ये बात मुझे पता है, राइट। अगला दिन है तो अगले दिन तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में कितनी भी देर घूम सकता है। अगले दिन भाई प्राइस तो 3 दिन भी यहां बिता सकता है, सही बात है ना। तो मैं तैयार हूं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा टारगेट मेरा क्लियर है। अब मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी पूरी प्लानिंग में कुछ बदला? अभी तो नहीं बदला, अभी नहीं बदला ना, मेरी पूरी प्लानिंग में कुछ भी नहीं बदला अभी, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं हमेशा OHLC मार्क कर लेता हूं पिछले दिन के, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। व्हाई आई मार्क दिस? ओपनिंग गैप ड्रॉ करने के लिए। अगले दिन मार्केट जब भी ओपन होगी, अगर वो गैप अप या गैप डाउन हुई तो गैप फिल करने आएगी, वो मेरा शॉर्ट टर्म का एफवीजी बन वो मेरी शॉर्ट टर्म में प्राइस समझने में हेल्प करेगा। अच्छा, तो मतलब प्राइस क्या कर रहा है? PDH PDL नहीं मार्क करते, PDC मार्क करते? नहीं, PDH भी मार्क करता हूं जब मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से ट्रेड करना होता है। अच्छा, मैं PDH भी मार्क करता हूँ, PDL मार्क करता हूँ, PDC मार्क करता हूँ, 3 चीजें मार्क करता हूँ पिछले दिन से, ठीक है। अब मैंने ये गैप के लिए मार्क कर लिया कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा, मुझे डेली चार्ट पे बार बार आना नहीं पड़ेगा। अब 15 मिनट पे देखते हैं मार्केट जो है कहां पर खुलती है। अब अगले दिन की प्लानिंग के हिसाब से मार्केट कहां ओपन हुई, ये ओपन हुई है, राइट। तो मेरे पास ये ओपनिंग गैप आ गया, अब करेक्ट बात है। से ये मेरा डेली ओपन आ गया, मैंने इसको मार्क कर लिया डेली ओपन, सही बात है। अब 2-3 चीजें हो सकती हैं, देखो मॉर्निंग में इस इन्फॉर्मेशन से मेरे पास 2-3 चीजें हो सकती है। प्राइस सीधा गिर जाए, ये मैं टारगेट, नीचे वाला मेरा टारगेट है, इसको मैं टारगेट लिख देता हूँ, सही बात है। तो मार्केट अगर नीचे गिर गई तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मेरी ट्रेड मिस हो गई, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ नहीं भी। मिला ट्रेड, मैं बेकार रिस्क रिवॉर्ड क्यों लूंगा भाई? मैंने यहाँ पे खुलते ही शॉर्ट मार दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, तो फिर तो मैं दिन वाले से ही मार लेता, इतनी दूर स्टॉप लॉस रखना था, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों आया? तो अब प्राइस क्या क्या कर सकता है? एक नॉर्मल ट्रेडर उसी भी को भी पता है कि प्राइस तो सीधे गिर सकता है, या पहले ये इस ओपनिंग गैप को ऊपर फिल करने जा सकता है और फिर गिरेगा अगर उसे नीचे जाना है। सही बात है, सही बात है। तो आई विल सी कि प्राइस क्या करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यानी आप इस केस में PDL को नहीं कंसिडर कर रहे हैं? अब PDL तो देखिए, PDL तो ये है कि इसके नीचे तो प्राइस चला ही गया, बट PDL को मैं किस बेसिस पे करूं? मतलब PDL को मैं क्या करूं? इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करेगा हाँ। तो ओपनिंग गैप नहीं फिल हुआ, तो मेरे लिए ओपनिंग गैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है PDL के रीटेस्ट से, क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी नहीं करता ना। आई वर्क द इम्बैलेंस ना, मार्केट कहाँ बैलेंस हो रही है। अगर उसको टच करेगी तो बैलेंस हो गई, करेक्ट। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई ऐसा सेटअप बनाए, कोई फेक ब्रेकआउट बनाए या नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर लेंगे। अच्छा, यू मस्ट हैव सो मेनी एरोज इन योर यू नो उसमें क्या बोलते हैं। नहीं, बट हम PDL पे प्रीवियस डे लो के ऊपर हम लोग फेक ब्रेकआउट कंसीडर, फेक रीटेस्ट कंसीडर करेंगे, कर सकते वही पूछ रहे थे। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको कोई और सेटअप ऐसा मिलता है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि वी नेवर नो कि भाई वो होगा कि नहीं होगा, बट आई नो कि मार्केट इसको फिल करने जा सकता है। 2-3 चीजें मैंने दिमाग में डाल ली। PDL आपको मार्क करके रखना है एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप कर लीजिए। फिर यहाँ पे कोई आपको सेटअप बंदा दिखेगा तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। सीधा गया हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है। ये 2-3 चीजें कर ली, अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। ठीक है।
ये देखो, क्या कोई फेक आउट दिख रहा है अभी आपको? नहीं, सीधा ब्रेक कर गया ना। अब अगर मैं आंख बंद करके यहाँ पे शॉर्ट कर देता, हो गया था स्टॉप लॉस, वेरी स्टूपिड। हाँ, हो गया था ना स्टॉप लॉस। जी। मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, वी विल सी। अब अगर ये फेक करके नीचे आने लगे, आई विल टेक अ चांस अच्छा। यूजिंग दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बढ़िया जगह है शॉर्ट करने के लिए, बढ़िया जगह है, बट आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करना। लेट्स सी व्हाट इट डज। दिखा अभी तक कुछ ऐसा? अब ये गैप पे आ गया, राइट? तो मैं किसी भी चीज पे आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करता। आंख बंद करके का मतलब क्या होता है? वहां पहुंचा और तुरंत ले। वो करना था तो पहले दिन ही करना था एफवीजी में। अब मैं किसी सेटअप बनने का वेट कर रहा हूं। अब जैसे कोई सेटअप बना तो आई विल टेक एंट्री। क्यों लूंगा? क्योंकि एक तो एफवीजी के पास हूं मैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो गया भाई, और कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लो मुझे स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा, मैं इस एफवीजी के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा लूंगा। बेस्ट पॉसिबल लोकेशन बेस्ट टू पॉसिबल शॉर्ट। लोकेशन तो लगाऊंगा ना, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ सबसे बढ़िया है। ठीक है। अब प्राइस ने कैंडल स्टिक के बाद सीधा ऊपर आ गया, तो देखो अब प्राइस यहाँ पे क्या करने आ सकता है? ये पीडीएच आ गया भाई, ये पीडीएच आ गया, प्रीवियस डे हाई। इस पे देख लेंगे, क्या पता इस पे कोई फेक आउट मिल जाए। भाई पीडीएल पे नहीं मिला, इस पे मिल जाए। एफवीजी में है, आई विल वेट, आई विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि एफवीजी को फिल करने के लिए यहां तक प्राइस जा सकता है। ये हो गया आपका कंफर्मेशन। अभी कंफर्मेशन मतलब ये आपको दिखना शुरू हो गया कि मार्केट रिजेक्ट हो गई। अच्छा। एफवीजी से रिजेक्ट हो गई ना मार्केट, हाँ। राइट? अब यहाँ पे मैं तैयार था, अब यहाँ पे मैं एंट्री देखूंगा कहीं पर भी। अभी बना नहीं है, वी विल सी। अगर मिल गया तो ले लेंगे। नहीं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ना उसको कोई मैं शॉर्ट देख रहा हूँ ना, मैं बुलिश सेटअप देखूंगा ही नहीं। अच्छा, बियरिश। अब हम बियरिश भाई हमारी कहानी के हिसाब से मैं सिर्फ शॉर्ट सेटअप देखूंगा, बुलिश कुछ भी बनता है मुझे मतलब ही नहीं है। अदरवाइज पता है क्या होता है, आदमी ने बेयरिश फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट मारा, नीचे ही बुलिश था, वहीं बुक कर लिया, कह रहे एग्जिट कर दो, कभी पंप हो जाए। स्टिक टू योर प्लानिंग। हमारी डेली प्लानिंग है कि हम लोग नीचे जाते मार्केट देख रहे हैं बस, तो हम बुलिश सेटअप्स देखेंगे ही नहीं, बनते रहे। ठीक, परफेक्ट। भाई देखो, आपको गलत होने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप बनना चाह रहे हो कि मैं तो एकदम 100% सही बनूंगा, तो आप गलत फील्ड में आ गए। तो कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट नहीं हेल्प करे, कोई कुछ नहीं करेगा, आप गलत फील्ड में आ गए। आपको गलत होने की आदत डालनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे अगर मान लो मार्केट पंप हो गया और मैंने बुलिश ट्रेड मिस कर दी, तो मैं गलत था, तो था, एक्सेप्ट इट, लड़ो मत इससे। लेकिन जितनी बार सही हो गए, कम से कम खुश तो हो गए। That's where risk reward helps. That's where risk to reward helps. ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से, अब मुझे कोई भी सेटअप दिखेगा, आई विल गो फॉर इट। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस बढ़िया है, फेक आउट के ऊपर है, राइट? और मेरा ये पीडीएच से फेक आउट भी है, गैप भी फिल हो गया, और ऐसा कोई चीज जो रह गई हो आपकी प्लानिंग के हिसाब से? नहीं, मेरी तरफ से सारी चीजें फिल हो गई। कोई एंट्री मिल जाए, क्लियर, एंट्री क्लियर, एंट्री का थोड़ा सा अगर मिल जाए ट्रिगर। एफवीजी बन गया, हाँ एफवीजी बन गया, ये एफवीजी बन गया, क्लियर। हाँ। मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली ना, इट्स ओके। बट एक चीज पता चल गई कि अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। इस मूव को देख के तो किसी को भी पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, एफवीजी से आ रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर एफवीजी नहीं होता तो मैं इस मूव को कंसिडर नहीं करता कि जा रहा है। एफवीजी से मुझे पता चल गया, ओके नो प्रॉब्लम, वी विल वेट। नेक्स्ट डे हो गया, अब मेरे पास एक एफवीजी आ गया, वापस दो एफवीजी आ गए, एक करेक्ट है और एक ऊपर है, सही बात है, ठीक है। विच वन आई वुड लुक फर्स्ट? मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अगला दिन है, ये वाला कंसिडर करने की पहले, ठीक है। ये वाला कंसिडर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग गैप के ऊपर था, इसके ऊपर का प्राइस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मेजर सेल तो चांसेस ऑफ प्राइस कमिंग हियर आर वेरी लेस। व्हाई वुड प्राइस कम बैक टू दिस हाई? ऑलरेडी ओपनिंग गैप फिल कर चुका है, ठीक है ना। ये मेरा एफवीजी हो गया, ठीक है, वेटिंग आ गया, वेटिंग आ गया। दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू प्लेस माय ट्रेड। अच्छा, अब एक बार ये मतलब बेयरिश मूव के बाद जो एफवीजी आ जाएगा, उस पे फिर वेट नहीं करना, मार देना, वो लगा देना शॉर्ट। करेक्ट। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को गैप के ऊपर रखूंगा, ये पीडीसी के ऊपर। अच्छा, पीडीसी के ऊपर क्यों रखा भैया? हाँ, वो मैं आपको अभी बताऊंगा इन दी एंड, ठीक है। मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रख रहा हूँ। अब क्या होगा? अब देखो, आपने इतनी कहानी बुनी, आप लोग इतना सब कुछ करा, समझा, उसके बाद अगर प्रियांका भी स्टॉप लॉस हुआ ना, तुम्हारी खैर नहीं। तो आपको वही बोला कि देखो स्टॉप लॉस की आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ तक की कहानी के बाद आपको ध्यान देना है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी पोजीशन साइज में आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस क्लियर है, एंट्री क्लियर है,
अब देखो आपने देखो मैंने पूरे प्लानिंग वही करी ना जो मैंने प्लान किया था शुरू में आपको बताया था उसी हिसाब से चला है वेरी अब अगर- डिटेल्ड प्लानिंग। है ना। अब अगर स्टॉप लॉस हो रहा है होने दो, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी आई ट्राइड माई बेस्ट। We did. इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड नाउ जस्ट लेट प्राइस ब्रीथ, इसे जो करना है करने दो, अब मत छेड़ो इसे। अच्छा, बीच में आप कहीं पार्शियल बुकिंग ऐसा हाँ, कुछ करता हूँ। अच्छा करते हैं? कहाँ पे करते बिल्कुल हैं? करता हूँ, अभी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले अच्छा। देख लेते हैं कभी स्टॉप लॉस ही हो जाए, फिर उसको कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। तो ये हमने एक स्विंग ट्रेड ली और ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2.7 आर मिल गए। ओके ओके ओके, मैंने ये गलती से दूसरा चार्ट डाल दिया। बैंक में। ठीक है, ये हमारे पास आप देखेंगे टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ आते हैं ट्रेड मैनेज करने के ऊपर जो आपने पॉइंट बोला। ठीक है, अब इस बीच में देखिए कि आपको ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं जिन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि रिएक्शन अच्छी खासी आ सकती है। इट कुड बी एनीथिंग विच इज इन द लेफ्ट साइड, एनीथिंग विच इज इन द लेफ्ट साइड। तो एक ऐसी जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम से, तो ये एक लो है हमारे पास जो इससे पहले बना हुआ है। ठीक है, और एक लो हमारे पास रिसेंट में बना था ये वाला, ये वाला। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे होंगे जिन्होंने लॉन्ग लिया होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनके नीचे रिएक्शन आ सकता है, राइट। एंड देयर कुड बी एनीथिंग एल्स आल्सो, कुछ भी ऐसा कुछ होता है। तो मैं जब यहां पहुंचता है और या फिर मिनिमम 1:1 हो जाता है, अगर 1:1 नहीं हो रहा है तो फिर तो पार्शियल बुक करने का फायदा ही नहीं हुआ। व्हाई डिड यू एंटर? दैट इज द बेयर मिनिमम थिंग यू नीड टू डू। सही बात। तो अगर 1:1 नहीं हुआ तो करना ही नहीं, तब तो स्टॉप लॉस ले लो, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। कम से कम आदत तो ना बिगाड़ो ना। ठीक है ना, 1:1 के ऊपर अगर मुझे ये लो दिखा, अब मान लीजिए मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा 1.519 बन रहा है, इट्स अ गुड प्लेस, तो मैं इस जगह पर अपने पार्शियल बुक कर लेता। आई प्रीफर बुकिंग 40 to 60% पोजीशन। अच्छा, फर्स्ट टारगेट में 40 to 60% पोजीशन आई ऑलवेज बुक। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस तब पहली बार ट्रेल करूंगा, उससे पहले ट्रेल भी नहीं करता। अच्छा, बुक भी कर लिया और ट्रेलिंग भी ट्रेलिंग कर भी लिया। और ट्रेल कहाँ करा? ट्रेल किया या तो एंट्री पर या एंट्री के आसपास कोई रेलेवेंट स्विंग हाई आपको दिख रहा है जहां पे आपको लगता है प्राइस आने के चांसेस थोड़े से कम है। तो इस केस में भैया जैसे मान लीजिए आपने बुक करा, इस केस में मैंने किया होता तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ इस हाई के ऊपर यहाँ पर लगा देता। Almost close to entry. ऑलमोस्ट क्लोज टू एंट्री। सो आई नो इफ प्राइस कम्स बैक, मेरी हाफ ए पोजीशन पे अगर एग्जिट हो भी जाता है तो कुछ तो आया। सही बात। आई डिडंट लीव एवरीथिंग ऑन टेबल एंड यू नेवर नो व्हाट मे हैपन। क्योंकि देखो आपके थ्योरी के हिसाब से प्राइस को नीचे जाना था, यू वर राइट, प्राइस नीचे आया, राइट। आपको पता था कि प्राइस जो इस फेयर वैल्यू गैप से जा रहा है, वो भी सही बात है। लेकिन हमें ये भी पता है, जो चीज अभी उत्कर्ष जी ने नोट की थी, कि भाई ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस का कुछ भरोसा थोड़ा ही है। भाई प्राइस तो अपनी मनमानी करता है, मेरी आपकी थोड़ी सुनता है। यहां से ऐसे जाके फिर गिर जाए, अगर वो ऐसा करेगा तो मेरी तो बनी बनाया प्रॉफिट चला गया ना सारा। और आप सही तब भी हो, सही तब सही तो वो पैसा नहीं हो सही, पैसा नहीं बना पर और पैसा नहीं बना, और लॉस हो तो गया। ऐसे सही होने का क्या फायदा जो पैसा ही नहीं बना रहा, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना, इसलिए हम उसे ट्रेलिंग करते हैं। और ट्रेल कभी भी पहले, उससे पहले क्यों नहीं करता मैं, जो आपने पूछा भी था, मैंने आपको बताया कि मैं पहले टारगेट से पहले नहीं करता, क्योंकि प्राइस लाइक्स टू ब्रीथ। कई बार क्या होगा, वो 0.6 आर चला गया प्रॉफिट में, फिर तरह से नीचे आ जाएगा, एंट्री के नीचे आ जाएगा, आपके स्टॉप लॉस को नहीं छुएगा, एंट्री के नीचे घूमता रहेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। अब अगर आपने इस बीच में जल्दीबाजी करके एग्जिट कर दिया तो आप फिर बाद में पछताओगे। भाई देखो, आपने जब रिस्क कैलकुलेट किया था उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था ना कि 1% जा सकता है, फिर घबरा क्यों रहे हो? 1% तो जाना है, लेट इट गो। अगर आप हर एक ट्रेड को एक लॉटरी टिकट नहीं मान रहे हो तो गलती आपकी है। भाई लॉटरी टिकट मैं खरीदता हूँ, 100 रुपए का है, मैंने 100 रुपए दे दिया, लॉटरी लगे ना लगे 100 रुपए वापस आएंगे नहीं। तो जब आपने रिस्क डिसाइड कर लिया कि इस ट्रेड में मैंने 1000 रुपए का रिस्क लिया है, तो वो आप सोच लो लॉटरी के टिकट के पैसे गए जा चुके हैं। या तो पहला टारगेट आएगा और या तो ये 1000 रुपए गए। नाइस। फिर डरो मत, डरे किस बात से? मतलब यहाँ पहले सॉर्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाओ। और जैसे ही पहला टारगेट हो गया, आपको पता है 1000 रुपए का पैसा वहां से बन गया 1 आवर मिनिमम। अब यहाँ पे 1.5 आवर ना 1500 बन गया, मान लीजिए 1500 बन गया। अब आपने वो 1000 रुपए बचा लिए, तो अब ये 1000 रुपए अगला टिकट खरीदने में काम आएंगे, पहला चीज हुआ। और वो जो 1500 रुपए बना वो पूरा का पूरा आपका, वो मेरा। ठीक है। और पूरा टारगेट जैसे इसमें हो गया, कितना बना ये 2.7 बना,
तो इसका आधा कर दीजिए बाकी पोजीशन के लिए। भाई 1 आवर तो फुल पोजीशन पे आया है, हाँ 50% पोजीशन पे 1.75 आया है, तो 1.75 का आधा आ गया 0.85 के आसपास, 0.85 तो ओवरऑल 1.85 के आसपास आपका रिस्ट रिवॉर्ड आ गया, विच इज गुड। बहुत अब इसमें एक ये साइड है कि जब हमारा ट्रेड चला, इसमें एक दूसरी साइड है जब हम नहीं चल पाते। तो जब तक मान लो आपका एक हमारे पास जोन था इनवैलिडेशन जोन, तो अगर मान लो कि प्राइस उस सेल देने की बजाय हमारा इनवैलिडेशन जोन तक चलने की कोशिश करता, तब तक हम लोग बाय की तरफ देखते नहीं, और जब इनवैलिडेशन जोन अगर हमारा क्रॉस हो गया तब तक उसके बाद हम सिर्फ बाय देख रहे हैं। क्या ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है? अगर आपका फिर से कहानी आप दोबारा लिखोगे, जैसे इनवैलिड हुए वापस चार्ट को देखोगे, डेली पे जाएंगे, वापस इन पूरी कहानी देखेंगे क्या चल रहा है प्राइस में, उस कहानी के हिसाब से अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो बाई देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फेक मूव था वापस नीचे जाना चाहते तो आप सेल देखोगे। वो एक गाना था ना, एक कहानी मुझे है सुनानी करके रैप में, हाँ तो आपने बोला एक कहानी फिर से बना ली। फिर से देखो कहानी यू हैव टू रीस्टार्ट एवरी डे एज अ फ्रेश। जब तक देखो मैं ऐसा बोलता हूं कि प्राइस ना एक ऑब्जेक्टिव के लिए दौड़ता है, प्राइस रैंडम नहीं होता। मोस्टली वी लर्न प्राइस इज रैंडम, यू कांट कंट्रोल इट, यू कांट लर्न इट, यू कांट नो वेयर इट विल गो, दैट इज ट्रू, वी कांट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस इज नॉट रैंडम, इट मूव्स विद एन ऑब्जेक्टिव। ट्रू। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव था, मार्केट को वो लो लेना था जो मैंने टारगेट बताया, वो लिक्विडिटी को स्वीप करना था, प्राइस का ये ऑब्जेक्टिव था, प्राइस ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव करा। जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए then look for new objective from the very new perspective. तो जब हमारा ये टारगेट पूरा हो गया, हम रिफ्रेश रीस्टार्ट। ये इसके अंदर पे आपने 1% रिस्क की बात कर रहे हैं, तो क्या आप पर्सनली हर ट्रेड पे 1% रिस्क करते हैं, 0.5 करते हैं? नहीं, मैं जैसे कि आप देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलूंगा कि मैं जो करता हूँ वो अपने एपेटाइट के हिसाब से करता हूँ, बाकी लोगों को सजेस्ट करूंगा आप अपने हिसाब से करें। और ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर होता है मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स में भी दिखाई देता है, मेरी हर वीडियो में दिखाई देता है, आपकी भी दिखता होगा, और सबको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार लोग सोच लेते हैं सेबी आरए होने का मतलब है ये तो गारंटीड है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। NISM सर्टिफाइड होना, सेबी रजिस्ट्रेशन होना कोई अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं देता, और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर भी अच्छी होगी। बट स्टिल एक फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर हम फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कितना रिस्क पर ट्रेड पे सही होता है? एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है दैट इज 1 to 3%, दैट वेरीज, जो स्टैंडर्ड बोलते हैं सब लोग, ठीक है। क्योंकि आप अगर 3% रिस्क लेते हो तो आपको मिनिमम 30 ट्रेड करने का टारगेट मिलता है अपने बैलेंस पर, ठीक है। 30 से 35 ट्रेड के बाद वो जीरो की तरफ बढ़ जाएगा बैलेंस आपका, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। 1% के हिसाब से आपको 100 ट्रेड मिल गई, बेसिक कंसेप्ट कोर्स, ठीक है। कंपाउंडिंग में एक्चुअली ज्यादा मिल जाती है, बट कंसीडर इट 1% फॉर 100 ट्रेड्स। बट मैं जो करता हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ तो मैं यूजुअली 2-2.5%, 3% तक का रिस्क लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इक्विटी कैश में कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स में स्विंग कर रहा हूँ तो मैं 2%, 1.5% के बीच में रखता हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो बोलेंगे जो थोड़े मैच्योर ट्रेडर होंगे कि फ्यूचर्स और इक्विटी तो बराबर है, भाई आपने बस क्वांटिटी बढ़ा दी, वाई डू यू कीप लेस रिस्क इन फ्यूचर्स? क्योंकि होता क्या है कि फ्यूचर्स के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके फंड के ऊपर। पहले वहां पे लॉट साइज मैटर करता है, उससे कम रिस्क आप नहीं ले सकते। और अगर मार्केट आपके एडवर्स ओपन हो गई किसी दिन, गैप डाउन या गैप अप, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। उस केस के लिए आई ऑलवेज गेट प्रिपेयर्ड कि भाई अगर मार्केट ऐसे डबल गया तो मैं 3% से ज्यादा उस ट्रेड के अंदर ना लूज करूं। तो फ्यूचर्स में एब्सोल्यूट रिस्क जो आप पर ट्रेड देख रहे हैं, चाहे रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर ऑफ वो आपका अगर मैक्सिमम लॉस जाएगा, चाहे फ्यूचर हो या फिर इक्विटी, तो 3% जाएगा। यस, ओके। बट इफ आई एम यूजिंग ऑप्शंस देन इट ऑलवेज रिड्यूस टू 0.75% to 1.5%। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर फैक्टर टाइम भी होता है, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट मे फायर बैक। वहाँ पे आपका यूजुअली जो विन रेट होता है, इफ यू आर नॉट ऑप्शन सेलिंग, दैट मे ड्रॉप एज वेल। इवन इन ऑप्शन सेलिंग समटाइम्स थिंग्स डोंट गो एज पर योर चॉइस, a long week in price can ruin everything, सही बात है, अकाउंट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट। और आपको असली गेम जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ही है। जैसे मैंने बोला कि आपका माइंडसेट, इट्स नॉट एसेंशियल। मेरी कहानी, हाँ वो कहानी आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, और वो कहानी अगर गलत हुई तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मेरी कहानी तो मैं तो खुद बोलता हूँ मेरी कहानी सबसे ज्यादा गलत होती है, मैं तो साफ बोलता हूँ, बट बी हैबिचुअल। इतनी बढ़िया कहानी आपने सुनाई है,
हम चाह रहे हैं कि एक कहानी और आपसे सुनेंगे, एक ट्रेड का ब्रेकडाउन जैसे आपने इतने बढ़िया डिटेल्ड में दिया है ना, मतलब आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। एक कहानी और सुनेंगे आपसे। ठीक है। चार्ट पर एक ऐसा जोन जो डिसाइड करेगा कि आपकी एंट्री प्रो की तरह होगी या फिर क्राउड की तरह आप फंस जाओगे। ज्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट जोन के पीछे भागते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स उसी जोन पे बाउंस का वेट करते हैं और इसी जोन को हम लोग बोलते हैं डार्क 50, जहां पे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। ये कैसे होता है यही दिखाने जा रहा हूं मैं अपने वेबिनार में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द बायो। तो एक और एक ट्रेड कोई भी आप एक बार और बता दीजिए, कोई आपकी कोई स्टॉक्स का ले लेते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, कोई स्टॉक्स का ले लेते हैं। वो तो वो आपके क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो इट विल बी वेरी फास्ट। हाँ, अब इसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है। सामने वाले को तो वैसे भी नहीं पता होता कि कौन सा चार्ट है ना, हाँ, हम ऐसे करने वाले हैं। और एक जैसे अपने अपने के लिए कि हाँ भाई क्या स्टॉक्स में भी हो रहा है क्या सेम चीज। चलो बता देता हूँ, बट इस बार थोड़ा ना मैं आपको ऐसा करता हूँ। अभी हम लोगों ने 2-3 टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखा। अभी ये चीज़ ना नए लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो आदमी अगर इसको प्रैक्टिस करेगा तो वो अक्सर इस कहानी में गलती कर देगा जब तक सीखेगा नहीं। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ सिंगल टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकती है। बढ़िया। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक और चार्ट ओपन किया आपके लिए। अब आप देखो इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करो। जैसे कि पिछले वाले चार्ट में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि मार्केट जो है नीचे गिर रही है तो मुझे चाहिए कि मार्केट इसके स्टॉप लॉस हिट करे। करेक्ट। तो हमने जो है यहाँ से शॉर्ट देखना शुरू किया और हमने वो ट्रेड अभी फिलहाल देखा था। करेक्ट कि मार्केट गिरा, ये गिर गया। अब दूसरा चीज़ क्या होगा कि भाई मार्केट तो सर टारगेट तक पहुंच गई, अब टारगेट के आगे क्या? राइट। अब अगली बार कैसे शुरू करेंगे? तो वैसा ही मुझे चार्ट दिखा यहाँ पर। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये मेरा टारगेट था। ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन पीछे कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा प्राइस जो है इसके नीचे आ गया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट एरिया कहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। एक क्वेश्चन इसमें पूछना था भैया, जैसे मान लीजिए सपोर्ट टूटा, तो सपोर्ट टूटने के बाद पे हम क्या इसको बेरिश ब्रेकडाउन की ओर नहीं देख सकते थे? बिल्कुल। अब देखिए ये हुआ नॉर्मल कंसेप्ट। अच्छा, यही तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। अब ऑर्डर आप देखिए मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं उसका कारण बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन है जो कि हमने ड्रॉ करी है, बट दैट इज अजम्पशन। अभी स्क्रीन पे मैंने ये जो लो मार्क किया है इसको आप सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं, राइट? कि सपोर्ट टूटा और ये हुआ। बट एक नॉर्मल इंसान से पूछे जिसको चार्ट पढ़ना नहीं आता, उसको ये प्राइस लेवल कैसा दिखाई देता है? उसे थोड़ा ही पता है सपोर्ट है कि नहीं है। आप ये सपोर्ट खींच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ट्रेडर जो है बोलेगा कि मैं तो भाई बॉडी से सपोर्ट खींचता हूँ, कोई विक से खींचता है, कोई विक से ड्रॉ करता है, कोई गैप से खींचता है, कोई गैप से खींचता है। करेक्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में अजम्पशन वैल्यू है। तो आप उसे यूज कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज मत कीजिए, क्योंकि कोई भी प्राइस लेवल जिसको आप बाई करने के लिए यूज कर रहे हो आपके लिए सपोर्ट है। कोई भी प्राइस लेवल जिसको आप सेल करने के लिए यूज कर रहे हो वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। करेक्ट। अब बाकी लोगों के लिए ये लाइन होती है। मैंने ये जो लाइन चार्ट पे ड्रॉ किया ना, ये आपको ये प्राइस लेवल शो करने के लिए किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है। डोंट काउंट इट लाइक दिस। सी, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप ऐसा सोचो कि आपको ये जो लाइन दिख रही है एक्चुअली में ये लाइन मुझे जरूरत ही नहीं। आप मुझे चार्ट दिखाओगे ना, मुझे अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। मेरी आंखों को ऐसे ही दिखता है। मेरी आंखों की प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं नेकेड चार्ट ही देखता हूँ। जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ वो दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि ये प्राइस लेवल कहाँ से आया। ठीक है। मैं तो इसको ऐसे मार्क कर दूंगा, ये लीजिए, ये मैंने मार्क कर दिया। मुझे याद है 3056 प्राइस लेवल है, तो मुझे वो ब्रेकडाउन दिखेगा ही नहीं, राइट? मुझे तो ये पता था कि 3056 के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वो मार्केट ने एग्जीक्यूट कर लिए। ठीक है, सही बात है, एग्जीक्यूट कर लिए। अब मैं देखूंगा मार्केट दो तरफ जा सकता है, या तो अब ये ऊपर जाएगा पलट कर, या तो ये मार्केट नीचे जाएगा। सीधी सी बात है। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए वो कोई हाई ब्रेक करे, मैंने बताया था आपको, और अगर वो नीचे जाएगा तो वो कोई लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करे। वो जिस तरफ ब्रेक करेगा मैं उसी तरफ चलूंगा। मुझे ये दिमाग ही नहीं लगाना कि ब्रेकआउट है कि फेकआउट है। मुझे दिमाग लगाना है प्राइस क्या मुझे कह रहा है। मैं जो देखना चाहता हूं वो नहीं देखना, प्राइस क्या दिखाना चाहता है वो देखना है। ठीक है। दूसरा चीज, टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ट्रेड में एंटर कर जाए, जिससे बढ़िया एंट्री मिल जाए। मैं बोलता हूँ बढ़िया एंट्री से बढ़िया होती है कंफर्मेशन वाली एंट्री। कम मिलती है अच्छी मिलती है, पर अच्छी मिलती है। समझ रहे हो? तो मैं वेट कर रहा हूँ कोई हाई ब्रेक हो जाए,
मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, मेरे लिए लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब मैं वेट करूंगा कोई हाई ब्रेक कर जाए, ठीक है। अब मेरे पास हाई कहाँ कहाँ है, सिंपल सा देखिए, मेरे पास एक हाई ये है। अब देखिए ये लाइन मैंने क्यों मार्क करी, हाई दिखाने के लिए ऑडियंस को और आपको। मुझे तो आंखों से दिख ही रहा था ना वो प्राइस, सो इट्स नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और नीचे की तरफ जो है मेरा लो कहाँ है, वो ये है, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब सिंपल ये होता है कि अगर हाई ब्रेक हुआ तो मैं किसको टारगेट करूंगा, और अगर लो ब्रेक हुआ तो मैं किसको टारगेट करूंगा, ये दूसरा क्वेश्चन आया, करेक्ट। तो अब मैं देखूंगा इसके ऊपर कौन सा हाई है या एरिया ऑफ लिक्विडिटी है जहां लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, अब मैं एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, बट लेट्स कंसीडर आपने और भी कुछ दिमाग में नहीं आया, ये सोचा यहाँ पे एक ओपनिंग गैप है, कम से कम प्राइस इस गैप को तो फिल कर दे। सही बात है, आपने सोचा अगर ऊपर गया इस गैप को फिल कर दे, और अगर नीचे गया तो कहां तक जाएगा। तो एक रास्ता तो आप पीछे जाओगे और ढूंढोगे कोई सपोर्ट लेवल, वो ड्रॉ कर लो आप, या कोई गैप ढूंढोगे। दूसरा, जैसे आपने फिबोनाची से बताया था, मान लीजिए मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर ली, भाई कुछ भी तरीका लगा के आपको तो एक लेवल निकालना है जिसको मैं टारगेट कर सकूं। तो लेट्स सपोज कि आपने कहा कि भाई अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं तो ये वाला लेवल टारगेट कर लूंगा। सही बात है, आपने दोनों अपने टारगेट भी सेट कर लिए, ठीक है। अब आप हाई और लो ब्रेक करने का वेट कर रहे हो, किसी डायरेक्शन में ट्रेड का वेट कर रहे हो। तो मैं प्राइस को बढ़ाता हूं, प्राइस गया, ट्राई किया, ब्रेक नहीं हुआ। अब हम ये डेली रोज शाम को देख रहे हैं, मार्केट के बीच में अपने को लेना देना नहीं, पहले तो डेली चार्ट पे कहानी बननी चाहिए। अब आप बोलोगे अरे भाई इस दिनों में आपने दूसरे चार्ट पे ट्रेड की होगी, मैं तो अभी एग्जांपल दिखा रहा हूं, राइट। तो सामने वाले को अगर ये लग रहा होगा इतने दिन तक मैं खाली बैठा रहूंगा क्या, ऐसा थोड़ा ही होता है। ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया, अब मैं क्या काम करूंगा, सेम जो मैंने पहली बार किया था, या तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखूंगा कोई एंट्री मिल जाए, या इस टाइम फ्रेम पर मुझे कोई एंट्री मिल जाए, कैसे भी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने अगला दिन किया, मार्केट और ऊपर चली गई, ठीक है। अभी तक टारगेट मीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एफवीजी बन गया, बस ये बन गया। अब एफवीजी बनते ही सार तो मेरा आपको पता ही है फिर पहली बार की तरह, ठीक है। अगर एफवीजी बहुत बड़ा होता है तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, कभी कभी इसका 50% मार्क कर लेता हूँ, जैसे ये बहुत बड़ी रेंज है। अब मुझे क्या पता यहाँ एंट्री लूं कि अंदर आएगा या नीचे आएगा, ये नहीं पता होता, ये किसी को भी नहीं पता होता। प्राइस की वही बात, टॉप और बॉटम एग्जैक्ट नहीं पता आपको। तो इतनी बड़ी रेंज में मैं एंट्री यहाँ पे मार्क करूं कि कहाँ पे मार्क करूं। तो कोई भी बड़ी रेंज हो आपके पास, सबसे आसान तरीका होता है उसका 50% मार्क कर लो। अगर 50% के आसपास आया, ट्रेड देख लेंगे, फेयर है भाई। अपने आधे में खरीद लिया, ना महंगा खरीदा ना सस्ता खरीदा, 50% इज आधा, राइट। तो अगर अब प्राइस मान लीजिए इस टारगेट को हिट कर गया तो मेरा ये प्लान खत्म। अगर एफवीजी बनाने से पहले अगर ये प्राइस हिट कर गया तो ये ट्रेड प्लान ओवर, कहानी खत्म। अब डिपेंड ये करता है आपने टारगेट क्या सेट किया। अभी तो मैंने ओपनिंग गैप आप लोगों को ऐसे दिखाने के लिए कर लिया, बट लेट्स सपोज मेरा टारगेट ऊंचा होगा तो आई विल कीप इट, अच्छा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मेरा फाइनल प्लान था भाई गैप तक ही है, मुझे उसके ऊपर का भरोसा नहीं है, देन आप मूव टू नेक्स्ट चार्ट, अच्छा, सिंपल, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्या पता ये अभी कर दे। चलिए नीचे आ गया, पहले आ गया ना नीचे, टारगेट हिट करके नहीं आया, एफवीजी में आया। अब देख लेते हैं, चलो 50% ही मार्क कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये तो बहुत अंदर भी आ गया। ये देखिए मैंने ये, वी आर रेडी टू गो फॉर, ये देखिए 50% पे आ गया ना, बस अपना बाई कर लेंगे यहाँ पे, वही सेम चीज छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। अब अगर मान लीजिए डायरेक्टली भी मैंने बाई किया, सिंगल टाइम फ्रेम, सिर्फ इसी टाइम फ्रेम से बाई किया, मैंने 50% पे अपना मार्क करके रखा हुआ है। इनवैलिडेशन इसका, एफवीजी का जो इनवैलिडेशन होता है वो तीनों कैंडलस्टिक के सेटअप का लो होता है। तो जो 3 कैंडल का फॉर्मेशन है इसका लो, ये जो 3 कैंडलस्टिक में एफवीजी बना है इस पूरे स्ट्रक्चर का लो, और जब बेरिश होगा तो हाई, जैसे पहले वाले में था। तो मैंने अगर आंख बंद करके यहाँ पे भी ये ट्रेड इस तरह से प्लान कर ली मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन टारगेट डन। अब आधे लोग इस बात से परेशान थे कि पहले दिन मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन हुआ, हम तो बेरिश हो गए थे, और अगले दिन गैप अप हो गया, बिकॉज देयर फोकस इज कि कैंडलस्टिक का कलर कैसा बना है, सिर्फ यही, और हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। कैंडलस्टिक क्या है, प्राइस जहां जहां घूमा वो आपको बताती है। कैंडलस्टिक में 4 ही सत्य हैं, ओपन लो हाई क्लोज, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, बाकी सब आपने माना है। किसी ने उसका नाम हैमर रख दिया, मैं उसका नाम प्रियांक रख दूंगा भाई। किसी ने उसका नाम बुलिश इनगल्फिंग रख लिया, आप उसका नाम उत्कर्ष रख लो, मर्जी है ना। लेकिन ओपन लो हाई क्लोज तो ओपन लो हाई क्लोज ही है।
आपके लिए भी सेम, मेरे लिए भी सेम, नो डाउट, सही बात है। नो डाउट इन दैट। करेक्ट। सो कैंडल स्टिक जो होती है बेसिकली वो कैसी कलर की बनी हो, कैसी शेप में बनी हो, अगर आप इस बात पे जाओगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेड करते हो देन फोकस ऑन दैट ओनली। मैंने आपको वही चीज बोला कि आप पैसा किसी भी चीज से बना सकते हो जो आपको कन्विक्शन देता है। अब कोई बोल रहा है वीडियो में भाई मुझे तो हैमर ही देता है, तो ट्रेड ना, क्या दिक्कत है? पता भैया आपकी बात में सबसे अच्छा क्या लगा, आपने ये नहीं बोला कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है। आपने सीधे सीधे बोला वो फॉलो करो जिससे तुम्हारा कन्विक्शन बढ़ता है। सो दैट जस्ट सेंस कि आपका भाई, आपका जो सिखाने का जो तरीका है दैट इज कमिंग फ्रॉम प्योर हार्ट। आप ये नहीं बोल लो मैं सत्य हूँ, मेरा ही सब कुछ ऐसा ही है। और जो पहले बताया वो बहुत अच्छा था कि भाई ये सारे कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी नहीं। आपने कहा वो उससे पैसा बने तुम्हारा, उससे कन्विक्शन बिल्डअप हो, वो फॉलो करो। इससे कन्विक्शन बिल्डअप होता है, ये फॉलो करो। मेरा कन्विक्शन इसका आने से बिल्ड हो रहा है, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। दैट इज वेरी नाइस भैया। तो लेट्स सो देखिए ये पूरे कंसेप्ट को समझाने का पर्पस ये था कि बेसिकली लोगों को लगता है कि प्रियांक अपने चार्ट में जो लेवल्स यूज कर रहा है एक्चुअली में वो कैसे कर रहा है। दूसरा मन में आता है कि वो क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है सीखना, वो तरीका। और मैं तो चार्ज भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, भले फ्री में सिखा रहा हूँ, बट यू आर गिविंग योर टाइम एट माई चैनल। अगर आप वो सीख भी रहे हो तो आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आपको वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं चाहता हूँ आप पहले डिसाइड करके आए। राइट। तो आपको जो तरीका सही लगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जब ट्रेडिंग करना शुरू किया 2017 में, तो मैं भी आप ही लोगों की तरह, ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, आप दोनों की तरह नहीं, लेकिन आप लोगों की तरह ही मैं भी वीडियोस देखता था। ट्विटर पे किसी को फॉलो करता था, टेलीग्राम में जो चैनल मिल जाता था उसी में देखता था। और मैंने कितने सारे कंसेप्ट सीखे। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको RSI की स्ट्रेटजी भी मिलेगी, EMA की स्ट्रेटजी भी मिलेगी। ठीक है। अब आपको मन में आएगा कि प्रियांक जब तुम SMC करते हो ये सारी स्ट्रेटजी क्यों सिखाते हो? बिकॉज दीज आर सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। भाई अगर मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए अपने लाइफ में, मैं डिसिप्लिन एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता हूँ। सो इट डज नॉट नीड टू बी एनी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। इट मे बी ओनली अ सिंपल RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। इट मे बी अ 3 ड्राइव पैटर्न। दैट माइट स्टिल वर्क। राइट, दैट वर्क्स। क्योंकि स्टॉप लॉस तो इसमें भी होंगे। क्या मैंने आपको ये बोल दिया कि ऐसा करने से स्टॉप लॉस नहीं होंगे? नहीं, स्टॉप लॉस तो इसमें भी होंगे, स्टॉप लॉस उसमें भी होंगे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। व्हाई आई चूज SMC? बिकॉज इट गिव्स मी द कन्विक्शन कि मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर की तरह ले सकूं। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट इन कोविड, कि कोविड में जब मैंने फुल टाइम करने का सोचा और मेरे जो बाकी वेंचर्स थे वो बंद हो रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था ना। मेरे को था कि भाई फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऐसे कंसेप्ट चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए जो तरीका आपको ये कॉन्फिडेंस दे कि आप इसको करियर बना सकते हैं। और मैं इस तरह का लड़का था कि आप मुझे ये बोल दो कि प्रियांक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ट्रेड कर लो, पैसा बन जाएगा। एंड इवन इफ इट कम्स कि मेरा पैसा बन गया तो मैं खुश नहीं रह सकता। आई विल ऑलवेज बी इन रिस्क। कल को अगर इसने ऊपर जाना बंद कर दिया बुल फ्लैग ने तो मेरा क्या होगा? नाउ आई नो द प्राइस। अभी क्या लगता है मुझे कि मुझे पता है प्राइस यहां से यहां गया तो क्यों गया। मुझे पता है कि भाई प्रियांक ने जो है जोमेटो को 76 रुपए पे सिग्नल दिया था, ओपनली दिया था। मैं जहाँ पे जो भी वर्ड बोलता हूँ किसी भी पॉडकास्ट में पब्लिकली डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, और मैंने टारगेट दिया सीधा भाई 300 रुपए। तो वो 300 क्यों गया? आई न्यू इट। मुझे पता था कि वो क्यों जाएगा। तो अब वो हर बार नहीं होता। बट भैया उस टाइम पे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे जब 76 पे आया था जोमेटो, मैंने भी लिया था, मैंने भी 48-49 के आसपास लिया था, बट मैंने 180 पे बुक करा था। तो मतलब आपने जो बोला कि वो 300 तक जाएगा, ये कहानी और ये कन्विक्शन कैसे बिल्ड हुआ? ये वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है। बट उस टाइम पे तो 300 का हाई भी नहीं मारा था। उस टाइम पे हाई 200 के अराउंड। दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड दैट कम्स हाउ यू चूज योर टारगेट्स। अभी जैसे आपने कहा कि मैं लिक्विडिटी स्वीप के एरिया को टारगेट लेता हूँ, उस टाइम का जो ऑल टाइम जब उस टाइम पे 76 मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई गिव यू वन कंसेप्ट। These are not the all concepts, ना? Probably for next video. Yes. Probably for next video. Definitely. मैं आपको बताऊं जो ट्रेड मैंने बताया 300 का टारगेट, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पब्लिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों ये टारगेट था, क्यों ये प्राइस गया। सो इट्स नथिंग ए सीक्रेट, बट इट्स नॉट अ वन वीडियो थिंग कि ये आपको वो समझा सके। क्योंकि हम जब जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी जब इस वीडियो को देख रहा होगा 30 मिनट 40 मिनट, जितने भी लोग देख रहे हैं, 1 घंटा जो भी देख रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वट एवर दे लर्न दैट मस्ट बी यूजफुल। इट शुड नॉट बी अ खिचड़ी। वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू मिलना चाहिए कि ये खिचड़ी नहीं कि बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी लेकिन समझ नहीं आया। सो आई होप भैया लोगों को आपने जो बताया इन सबसे हमको तो बहुत वैल्यू मिली। एंड मेरा जो पर्सनली बेस्ट फेवरेट पार्ट ये था प्रिसीजन,
कि मुझे पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, प्राइस कहाँ पे जा रहा है, अगर यहाँ पे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये डिटेलिंग, ये प्रिसीजन मैंने बहुत कम लोगों में मिला है, और हमने चैनल में बहुत लोगों से बात की और ये प्रिसीजन बहुत लिमिटेड लोगों में मिला है, और आई गेस जो प्रिसीजन इन लोगों के पास था वही आगे जाके कुछ कर पाए। तो मुझे बहुत मजा आया भैया। और हम लोगों ने बहुत सारे एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखा। आप लोगों ने कौन कौन कॉन्सेप्ट सीखे उसको जरूर कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।